action over ambivalence and people over populism. गरीबी बहुत है अपने देश में, है ना? ठीक है। हालांकि सरकार कहती रहती है कि नहीं, हमने 25 करोड़ को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया वगैरह, पर मेरा मानना है कि वो बात सही नहीं है। तो क्या हिंदुस्तानियों को अमीर बनाने के लिए कहीं भी कोई भी प्रयास इस बजट में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अमीर बनाना तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ कम गरीबी, है ना? तो आज जो आम आदमी है वो कहता है कि जी मैं कब तक इंतजार करूंगा, है ना? तो अब वो कह रहा है फ्री भी दो, अगर आप मेरे हाथ में ये दे दोगे तो मैं आपको वोट करूंगा। आप क्या है कि देखिए, दो तरह से बस एक लाइन पूरी कर रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। जब सरकार मुझ पर इतनी नजर रखे, जब 5% ही अमीर होते जाएं, मतलब ये आम आदमी क्यों ना ये बात कहे कि भाई मैं क्यों ना सोचूं, मुझे मौका मिले तो मैं क्यों ना पैसा बचाऊं या पैसा कमाऊं। कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना? हम कह रहे हैं हम जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, है ना? पर डिजिटाइजेशन की कितनी समस्या है। आपके आधार कार्ड कितने फेक हैं कि जीएसटी में 2 लाख करोड़ रुपए की चोरी हो रही है। हमारे यहाँ करप्शन इतना है। अच्छी चीजें नहीं दिखी आपको बजट में? कुछ पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ेगा ना। गांधी ने कहा कि बॉटम अप अप्रोच, अंतिम व्यक्ति की बात है ना। बॉटम अप अप्रोच मतलब गांव से स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन और R&D, और वहाँ पे खुली छूट मिलनी चाहिए। हम यूनिवर्सिटीज को खुली छूट नहीं दे रहे। क्या सिर्फ 2-3% को ही उन्नत बनाना है या 98% को भी उन्नत बनाना है, ये सोचना पड़ेगा। ये तो वो लोग हैं जो ऊपर हैं, इनकी भी चिंता नहीं की सरकार ने। क्या आप भी उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो ये कह रहे हैं कि मजा नहीं आया इस बजट में? जी हाँ, मैं तो कहूँगा मुझे समझ नहीं आया। फरवरी 2026 आ चुका है और साथ ही आ चुका है इस साल का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया। 83 मिनट का उनका भाषण था। भाषण में किन किन बातों पर जोर रहा, कौन सी बातें इस बार इग्नोर कर दी गईं, इसे लेकर कल से लेकर अब तक बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, आपकी नज़रों से गुजरा भी होगा। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें थोड़ा सा बारीकी में जाकर समझना चाहिए, और कई चीज़ें ऐसी भी हैं हमारे आपके लिए जो टर्म्स हैं केवल हमारे लिए, और हम उन्हें चाहने देते हैं, हम उन्हें समझते भी नहीं हैं, कोशिश भी नहीं करते, और कोई समझाने वाला भी होता नहीं है। तो हमने इस बार के पढ़ाकू नितिन में ये कोशिश की है, जो अब आप सुनने जा रहे हैं, कि ये जो बजट आया है इसे थोड़ा बारीकी में भी समझें और कुछ बेसिक चीज़ें भी समझें जो समझनी ज़रूरी हैं। सरकार ने कहा है कि बहुत फायदे का बजट है, दूर तक की सोची है हमने। विपक्ष कह रहा है नुकसान बहुत होंगे इसके। तो दोनों वही कह रहे हैं जो दोनों से अपेक्षित है, लेकिन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो जो अब मैं बात करने वाला हूं हमारे पुराने मेहमान इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार जी से, उसमें मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ एक्सपर्ट्स का क्या क्या कहना है। वैसे तो आम तौर पर जो एक मिला जुला सेंटिमेंट है वो ये है कि बजट में कोई एक्शन नहीं है, बजट ने किसी को भी बहुत उत्प्रेरित नहीं किया है, कोई जोश नहीं है, जुनून नहीं है, उत्साह नहीं है, ना बड़े लोगों को ना छोटे लोगों को। बड़े मतलब बड़े बड़े पूंजीपति, इंडस्ट्री चलाने वाले या बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले, छोटे मतलब आपके हमारे जैसे। तो स्वागत करते हैं अरुण कुमार जी का। आप येल, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं, लेक्चर दे चुके हैं, दुनिया भर में बुलाए जाते हैं। हमारे यहाँ JNU में 3 दशकों तक इकोनॉमिक्स पढ़ा चुके हैं और टीवी पर भी दिखाई देते हैं, पॉडकास्ट में दिखाई देते हैं। मशहूर इसलिए हैं कि मुश्किल बातें सरल ढंग से समझाते हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट एक तरह की क्लास है जो आप लेंगे और मैं सुनूंगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या आप भी उन एक्सपर्ट्स में से हैं जो ये कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आया इस बजट में? जी हाँ, मैं तो कहूँगा मुझे समझ नहीं आया। वजह उसकी ये है कि इस समय अर्थव्यवस्था पे संकट बहुत तरह के हैं, और बजट का मतलब ये होता है कि इस साल क्या गड़बड़ हुआ या क्या सही हुआ, उसको देखते हुए हम नीति बनाते हैं कि अगले साल उसको हम कैसे ठीक ठाक करें, और अगले साल क्या समस्या आने वाली है उसको भी सोच के हम ये बताएं कि अब इसको कैसे हम करेंगे ठीक। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इस समय अगर आप देखें इस साल, तो ट्रम्प के आने के बाद दुनिया भर में उथल पुथल हो गई। उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे भी पड़ रहा है, और वो कितना आगे चलेगा अभी हम बता नहीं सकते, पर लगता है कि वो चलता रहेगा, क्योंकि ट्रम्प साहब बहुत ही ट्रांजैक्शनल हैं, बहुत ही वो अमेरिका का ही फ़ायदा देख रहे हैं।
दुनिया में जिस तरह से अभी तक चल रहा था उसको उन्होंने सब पलट दिया है। और अभी 3 साल के लिए है। अभी 3 साल और हैं, है ना। तो इसलिए लगता है कि आगे भी गड़बड़ चलती रहेगी उनके रहते हुए। वो कह रहे हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अगेन का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि अमेरिका तो ग्रेट था ही। अगेन का मतलब है कि वो और खींचेंगे लोगों से। मतलब जो उनके सबसे नज़दीकी जो थे देश, जैसे कनाडा हो गया, EU हो गया, है ना, उन पे भी उन्होंने कड़ी वो की है, कड़ाई बरती है और उनसे वो टर्म्स लिए जो कि बिल्कुल ही एक तरफा हैं। जैसे कि EU को कहा और जापान को कहा और कोरिया को कहा कि आप हमारे एक्सपोर्ट पे 0 टैरिफ लगाएंगे पर हम आपके ऊपर 15% लगाएंगे। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा बात हो गई। फिर EU को कह दिया कि आपको $600 बिलियन इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जापान को $550 बिलियन, और जापान को कहा कि जो हमारा जो उसमें प्रॉफिट होगा उसको आप देश से नहीं निकाल सकते, उसको वापस अमेरिका में ही डालना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक तरफा, जैसे हमारे साथ भी बिल्कुल एक तरफा। तो वो जो अभी तक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होते थे, जो अमेरिका की वजह से मल्टीलैटरल एग्रीमेंट होते थे, उन्हीं की देख रेख में होते थे, उन्हीं के इंटरेस्ट को जो पूरा, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि समस्या बहुत बड़ी है और इसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी था। तो हमारा जो एक्सटर्नल मार्केट है, जिसको हम कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम ये चीज़ें आगे बेचते हैं, उससे हमारा अर्थव्यवस्था तेज़ी पे आती है, वो एक्सपोर्ट मार्केट हमारा डिस्टर्ब हो गया है कि कितना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कहाँ कहाँ परेशानी आएगी। खासकर जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे एपरल है, कपड़ा बनाने का, जैसे कि आपका श्रिम्प का सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, इनमें रोज़गार होता है और इन्हीं में वहाँ पे उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है और इसी से उनमें परेशानी आई है और ये चलती रहेगी। क्योंकि अभी तो कुछ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया हमारे एक्सपोर्टर्स ने, पर कितने देर वो एडजस्टमेंट करेंगे, कितना देर वो लॉस बेयर करेंगे, तो परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें जो ये एक्सटर्नल मार्केट है उससे ओरिएंटेशन चेंज करके इंटरनल मार्केट की तरफ आना चाहिए। क्योंकि अगर जैसे कपड़ा बिकना है तो जितना अमेरिका में बिक सकता है उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ बिकेगा, अगर हमारे गरीब के हाथ में जब पैसा ज़्यादा होगा तो हम वो मार्केट यहाँ क्रिएट कर सकते हैं, है ना। उसी तरह लेदर गुड्स हैं, है ना। अभी तो ऐसा नहीं कि जो हमारा गरीब आदमी है उसके सब जूते चप्पल सब हो गए हैं, है ना। जितने अमेरिका में बिक सकते हैं उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ अगर हमारे गरीब आदमी के हाथ में पैसा हो तो उससे ज़्यादा बिकेगा। तो हमें इंटरनल मार्केट की सोचनी चाहिए, है ना। और उससे फिर रोज़गार पैदा होगा और जब रोज़गार पैदा होगा तो लोगों के हाथ में आमदनी आएगी। जब लोगों के हाथ में आमदनी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी और वो हमारे संग्रहित क्षेत्र की भी डिमांड बढ़ेगी, असंग्रहित क्षेत्र की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए दोनों को फ़ायदा होगा। तो हमारा जो ओरिएंटेशन था हमारी पॉलिसी का पिछले, आप समझिए कि पिछले खासकर 10 साल में, वो ओरिएंटेशन चेंज करने की ज़रूरत थी कि हम एक्सटर्नल की तरफ देखने की जगह इंटरनल देखें, हमारे अपने लोगों की तरफ देखें, उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो ये बजट वो नहीं कर रहा है। तो ये मैं सोच रहा था कि ये क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, क्या कुछ कन्फ्यूजन है हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके दिमाग में, अभी भी वो सोचते हैं कि नहीं एक्सटर्नल मार्केट पे ही निर्भर करें। तो वो मेरे हिसाब से वो गलत धारणा है, क्योंकि एक्सटर्नल मार्केट तो सब डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वहाँ पे तो आपका बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और हमारी जो परेशानी इंटरनल मार्केट की थी वो तो वैसे ही बनी थी और बढ़ गई ट्रंप के आने के बाद, तो उसकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए था। तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं किया। आपकी इस बात से 2-3 सवाल मेरे मन में आए। पहला तो यही कि क्या इन बाहरी फैक्टर्स का हमारे बजट पर इतना असर है जो आप बता रहे हैं? दूसरा कि अगर हम ये मान रहे हैं कि असर है, अमेरिका का असर है, तो क्या इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया कि फॉरेन कंपनीज भारत में जो है वो क्लाउड सर्विसेज वगैरह देंगी और उन पर टैक्स नहीं लगेगा 2047 तक? तो एक तरह से क्या हम ट्रंप और अमेरिका को थोड़ा ये सिग्नलिंग दे रहे हैं कि हम आपके प्रति विनम्र हैं, तो आप भी थोड़ा सा बदले में विनम्र हो जाइए? और तीसरा ये आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तानियों को अमीर बनाइए ताकि उनके एस्पिरेशंस बढ़ें, वो सामान खरीदें। तो क्या हिंदुस्तानियों को अमीर बनाने के लिए कहीं भी कोई भी प्रयास इस बजट में आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अमीर बनाना तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ कम गरीबी, है ना।
क्योंकि अमीर का तो मतलब ये हुआ कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है। शब्द गलत चुना मैंने, अमीर नहीं बनाना है, उनकी जेब में पैसा पहुंचे, उनके पहुंचे खाते ना, में पैसा हाँ, पहुंचे हाँ। किसी तरह। उनकी गरीबी कुछ दूर हो, उनकी जो परेशानियां वो कुछ दूर हो, उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, है ना, घर का, है ना, ये प्रबंध ज्यादा अच्छा हो, है ना, उनकी जो रोजमर्रा की कोई जिंदगी कोशिश है है। इस बजट में? यही एक परेशानी है कि मतलब देखिए, बजट है 53 लाख करोड़ का। आप 53 लाख करोड़ में कुछ ना कुछ हर एक को कर सकते हैं कि घर के लिए ये करेंगे, किसान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन दिशा होनी चाहिए। जब आप बहुत कुछ करते हैं तो उसकी कोई दिशा नहीं होती। दिशा देने की जरूरत थी इस समय, है ना। और वो दिशा क्या होनी चाहिए कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है उसको हम आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं, वहीं पे सब ज़्यादा गरीबी है। वहाँ पे जैसे ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं, और उनमें जो शुरुआत में जो डेटा आया था कि उसमें से 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपये से कम कमाते हैं, और एक्चुअल में 10,000 से भी और कम कमाते होंगे कि जिनके पास जो ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर करने के साधन होंगे, कंप्यूटर को एक्सेस होगा, वही उसमें रजिस्टर करेंगे। जो अति गरीब है वो तो उसमें रजिस्टर नहीं, तो जो नहीं जिन्होंने रजिस्टर किया वो तो और भी ज़्यादा गरीब होंगे। सही। तो इसलिए गरीबी बहुत है अपने देश में, है ना। ठीक है। हालांकि सरकार कहती रहती है कि नहीं, हमने 25 करोड़ को गरीबी की रेखा से ऊपर कर दिया वगैरह, पर मेरा मानना है कि वो बात सही नहीं है। गरीबी हमारे यहाँ अभी भी एकदम से भरी हुई है ना। और वो गरीबी की परिभाषा भी बदलती रहती है। अभी जो तेंदुलकर की कमेटी की 2004-05 की जो थी, अब उससे तो 20 साल हो गए, तब से कंजम्पशन बास्केट बदल गई, लोगों की डिमांड बदल गई, लोगों का रहन सहन बदल गया, तो गरीबी की परिभाषा हमको बदलनी पड़ेगी। हम उस परिभाषा से नहीं चल सकते। तो इसलिए मेरा मानना है कि गरीबी है, उसको गरीबी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन बजट जो है, जैसे आपने कहा, उसमें अमेरिका की वजह से हमने कुछ कंसेशन दिए। ये पिछले साल भी हमने कंसेशन दिए थे, है ना। ऐसा नहीं कि अभी दे रहे हैं, पिछले साल भी हमने कई चीज़ों में कंसेशन दिया, ड्यूटीज़ वगैरह कम की, हमने तेल उनसे ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया, हमने उनसे डिफेंस सप्लाईज भी ज़्यादा खरीदने की बात करी। तो हम कोशिश में हैं कि अमेरिका बहुत ज़्यादा हमसे नाराज़ ना रहे। हालांकि ट्रंप ने तो ये कह दिया था अपने जो उनका जो भाषण रहते थे जो कैंपेन के दौरान, कि भारत ने और चीन ने हमारे जो अच्छे नौकरी चोरी कर लिए और हम वो वापस लाएंगे। तो वो मतलब जैसे कि आईफोन की कंपनी वगैरह को भी, एप्पल को कहते थे कि आप जब वहाँ क्यों बना रहे हो, आप आके अमेरिका में बनाओ, है ना। तो वो सब तरह से दबाव डाल रहे थे हम। तो हमारी कोशिश है, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट है, तो हमारी कोशिश है कि हम उनसे कोई एक पैक्ट कर लें। पर वो दो चीज़ें चाहते हैं जो हम नहीं कर सकते, है ना। दो चीज़ें क्या हैं? एक, रूस से रिश्ता कम करें। ऑयल की तो एक बात है ही कि हम रूस से ऑयल खरीद रहे थे, पर बेसिकली वो चाहते हैं कि हम रूस से रिश्ता कम करें, है ना। दूसरा ये कि हम अपना कृषि का बाजार खोल दें उनके लिए, उनके पास कृषि का सरप्लस है। अब ये दोनों चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रूस के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक संबंध हैं। हमारे जो उन्नत किस्म के इस समय हथियार हैं कई, वो रूस के हैं। तो S-400 मिसाइल हो गई, जो अभी हमने देखा कि जब पाकिस्तान के साथ हुआ तो बहुत कामयाब रही। फिर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, वो भी रूस के साथ है। सुखोई एयरक्राफ्ट, वो भी रूसी है। तो इसलिए हम वहाँ से रिश्ता कम कर दें स्ट्रेटेजिक, तो अगर वो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे तो हम तो और जब फंस जाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो वो अमेरिका को समझना चाहिए कि हालांकि अब हम हथियार ज़्यादा अमेरिका से ले रहे हैं, C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर वगैरह वगैरह हम ले रहे हैं उनसे, लेकिन फिर भी हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते हैं वो, है ना। तो इसलिए रूस से नहीं कर सकते, कृषि में भी नहीं कर सकते, क्योंकि कृषि में 85% जो हमारे किसान हैं वो 5 एकड़ से कम ज़मीन जोतते हैं। उसमें आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़ के किसान बहुत सारे हैं, है ना। उनकी आमदनी मतलब जो अगर देखा जाए तो 1 लाख, सवा लाख रुपए ज़्यादा साल की है। जबकि अमेरिका का जो एवरेज किसान है उसको $25,000 की सब्सिडी मिलती है साल की, यानी उसको 20 लाख रुपए की तो सब्सिडी मिल रही है। वो आधा करोड़ कमाता होगा साल में। तो आधा करोड़ जो कमा रहा है और इतनी सब्सिडाइज चीज़ को वो जो इंडिया के मार्केट में बेचेगा, तो जो 1 लाख, सवा लाख कमा रहा है वो कहाँ उसके सामने खड़ा हो पाएगा। तो इसलिए हमारा कृषि अगर हम खोल देंगे तो ना EU से हम जो कम्पीट कर पाएंगे और ना जो अमेरिका से। तो इसलिए हमारे लिए कृषि खोलना भी बहुत ही डेंजरस है। अभी हमने देखा कि जब अमेरिका को एडजस्ट करने के लिए हमने जो कपास है उसमें अक्टूबर में अपनी ड्यूटी 11% लगती थी, वो हटा दी, तो एकदम वहाँ से कपास आने लग गया। और जब वो कपास आया तो हमारा जो कपास का दाम गिर गया और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी नीचे चला गया। तो इसलिए जो ट्रंप साहब चाहते हैं वो हम नहीं कर सकते, और इसी में हम फंसे हुए हैं, है ना।
वो अभी भी जब वही दबाव डाल रहे हैं कि आप जब ये कर देंगे तो अब तो बल्कि उन्होंने कहा 500% लगा देंगे ड्यूटी, ईरान से करेंगे तो ये ड्यूटी लगा देंगे। वो दादागिरी कर रहे हैं, वो एक तरह से राजा की तरह कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूँ वही होना चाहिए, है ना। तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि अमेरिका के साथ हमारा तो बहुत कुछ नहीं चल सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत कोशिश कर रहा है कि रूस से बेहतर संबंध कर ले, चीन से बेहतर कर ले, यूरोपियन से बात है ना। हो जाए। हाँ, ईयू से तो नेगोशिएशन हुआ ही है, पर एससीओ में प्रधानमंत्री गए जो पहले नहीं जाते थे, और एससीओ में कोशिश किया कि वहाँ नेगोशिएशन हो चाइना से, रूस से। ब्रिक्स को जब बीच में हमने इम्पोर्टेंस कम कर दी थी, अब ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी है ना, जिससे कि हम बाकी जो और देश हैं उनके साथ नेगोशिएशन करके अपना ट्रेड वगैरह इंप्रूव कर पाएं। तो कोशिश हमारी है, लेकिन चीन है वो डट जाता है अमेरिका के सामने, है ना, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें सप्लाई कर रहा है जो कि अमेरिका को और जगह से नहीं मिल सकती। हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिस पे हम डट सकें, तो हम दब जाते हैं। चीन उतना नहीं दबता है। चीन तो शुरू में मतलब उनके ऊपर 145% तक टैरिफ लगा दिया था अमेरिका ने, और चीन ने 125% कर दिया। अब इस पे तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। फिर दोनों ने नेगोशिएट करके उसको कम कर लिया, 30% वगैरह ले आए। हाँ, तो मतलब जो चीन हथियार उपयोग कर सकता है अमेरिका के खिलाफ या ट्रम्प के खिलाफ, वो भारत नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि रेयर अर्थ्स हैं ना, रेयर अर्थ मैग्नेट, फिर बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो चीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो अमेरिका तुरंत नहीं प्रोड्यूस कर सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चीन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको अमेरिका को उनसे लेना पड़ता है। और क्या है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, तो इसलिए उनका माल सस्ता है। मतलब अगर आप देखें तो भारत में हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन से $102 बिलियन का हो गया है ना। और मतलब कि एक जिसको हम दुश्मन देश मान रहे थे कि वो गलवान में आ गया, ये कर लिया, उसको हम $102 बिलियन की मदद दे रहे हैं, है ना। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो लो टेक्नोलॉजी आइटम भी सप्लाई करता है, हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी सप्लाई करता है। नहीं चलेगा उसके बिना। हाँ, मतलब कि आप देखें तो वो पतंग का मांझा भी देता है, दिवाली की लाइट भी देता है, गणेश की मूर्ति भी, और फिर एपीआई जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए वहाँ से आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं। फिर हमारे जो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं उनमें चाइनीज़ मशीन है। तो जब वहाँ पे वीज़ा देना ख़त्म कर दिया गालवान के बाद, तो फिर हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो कहने लगे फिर जो इंजीनियर नहीं आएगा वहाँ से तो हमारा उत्पादन कैसे चलेगा। तो वो प्रेशर डाल रहे थे कि भाई इनको वीज़ा दीजिए। सही है। तो इसलिए मतलब चीन ने टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है पिछले 35 साल में, है ना। मतलब वो 3% अपना जो R&D में खर्च करता है GDP, हम 0.6% खर्च करते हैं, और वो हमसे 5 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहा है। और इसीलिए वो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है ना। R&D में अमेरिका भी बहुत आगे है ना। वो भी 3% खर्च करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था हमसे 20 गुना बड़ी है, तो मतलब हमसे 100 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं R&D में खर्च कर रहे? हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे? अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो हम भी जो खड़े हो पाएंगे। पर आज हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। हम चीन, रूस और अमेरिका तीनों के बीच में फंस गए हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में वीक हैं। और उसका असर बजट पर है। उसका असर है। आपकी बातों से मुझे ये महसूस हो रहा है सर कि जियोपॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा असर है इस बजट पर। जी हाँ। हालांकि इतने विस्तार में चर्चा तो मैंने आज अभी तो नहीं पढ़ी किसी की भी कोई ये कह रहा हो कि भाई ये है इसलिए हम लोग थोड़ा सा श्रिंक कर गए इस बजट में। कोई बहुत हम चैलेंज लेते दिखाई नहीं दिए, बहुत एडवेंचर करते दिखाई नहीं दिए, और जो अंदर के हमारी चुनौतियां हैं, जो घरेलू चुनौतियां हैं, उनसे भी हम ठीक से शायद इसलिए ना निपट पा रहे हैं क्योंकि अभी हमारा फोकस ये है कि बाहर से जो हमें धक्का लगा है हम इसे कितना एब्जॉर्ब कर पाएं। क्या इसी का असर ये भी है कि हमने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात की है, और क्या आपको लगता है कि ये कोई जल्दबाजी में हमने किया है, या आपको लग रहा है कि हमने लेट किया है, या आपको ये लगता है कि इसका कोई असर वाकई होगा? क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि रेयर अर्थ मिनरल्स इस मुल्क में पहले नहीं थे या उसकी महत्ता हमें पहले नहीं पता थी, तो अब आया है लेकिन ये फैसला। असल में ये आया फिर ट्रंप की वजह से है, क्योंकि ट्रंप ने जो किया, चीन पे जो प्रतिबंध लगाया, तो चीन ने उल्टा पलटवार किया कि देखो आप हमारे ऊपर निर्भर हो और आप अगर कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो तब से ये रेयर अर्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। नहीं तो ऐसा नहीं कि रेयर अर्थ यूरोप में नहीं थे या अमेरिका में नहीं थे या यूक्रेन में नहीं थे या भारत में नहीं थे, पर चीन ने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप की, है ना। और उन्होंने मतलब रेयर अर्थ जो उनके पास थे उसको डेवलप करके वो रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह बनाने लगे, जो वो मैग्नेट हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वगैरह वगैरह। तो बड़े क्रिटिकल हो गए हैं वो।
तो हम लोग को सबको लगता था कि भाई ये तो उपलब्ध हो ही रहा है, इसलिए कोई इसमें हम क्यों जो है घुसे। क्योंकि देखिए R&D का मतलब होता है रिस्क, आपका जो रिस्क बढ़ जाता है। सबसे जो रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है वो R&D में होता है, क्योंकि R&D फेल कर जाता है अक्सर, कि आपने मतलब कोशिश की लेकिन वो जो आपका जो नहीं चला, है ना, तो रिस्क होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं वो रिस्क, है ना। तो जो बड़े बड़े इकाइयाँ होती हैं वो रिस्क ले पाती हैं। तो इसलिए बाकी जो देश हैं, जैसे अमेरिका भी उनके ऊपर निर्भर हो गया। हालांकि वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता था, उनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप तुरंत वो करना चाहें करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। अब वो जो चीन से शिफ्ट कर रहे हैं, यूरोप भी, वो भी जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, पर सब लोग हम निर्भर हो गए थे, इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। पर हमारी समस्या क्या होगी, सिर्फ कॉरिडोर बनाने से नहीं होगा, हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो हमें ये एक जनरल जो समस्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी है, हम R&D में बहुत कमज़ोर हैं। और R&D में कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि एक तो हम खर्चा बहुत कम कर रहे हैं, और दूसरा हम जो R&D में रिस्क होता है ना, उसको नहीं लेना चाहते। हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो रिस्क नहीं लेना चाहती। पब्लिक सेक्टर को हमने 1991 के बाद कहा कि आपको प्रॉफिट दिखाना है, क्योंकि ये बात होती थी कि पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग है, प्राइवेट सेक्टर जो प्रॉफिट मेकिंग है। तो हमने पब्लिक सेक्टर को भी कहा कि भाई प्रॉफिट कमाओ। तो सबसे आसान तरीका है कि आप R&D काट दो। तो जो R&D थोड़ा बहुत होता था 1991 के पहले पब्लिक सेक्टर में, उसमें भी कटौती हो गई। तो ना पब्लिक सेक्टर जो R&D ज़्यादा कर रहे हैं, ना प्राइवेट सेक्टर। अब इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देखिए, हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं 1988 से, है ना। आज तक वो फुल्ली इंडियन नहीं हो पा रहा। क्यों? इंजन जो कावेरी इंजन है वो अंडर पावर्ड है, हम इंजन नहीं बना पा रहे। और इंजन क्यों नहीं बना पा रहे, ये हमारी कमजोरी है। हम मिग का इंजन मिड 70s से बना रहे हैं, है ना। हम जो सुखोई का इंजन यहाँ पे जो असेंबल कर रहे हैं मिड 1990s से। तो उसको रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं किया? चीन ने भी रिवर्स इंजीनियर करके जो उसको जो आगे बढ़े, और अब वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, है ना। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग में भी नहीं सक्सेसफुल हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम उतना वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, हमारी सोच नहीं है। दूसरा, हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत ही फ्यूडल हैं। जहाँ फ्यूडल होता है तो ऊपर से ऑर्डर आता है नीचे, तो जो नीचे छूट नहीं होती है, तो जो आपका ओरिजिनल काम होना चाहिए उसमें अगर छूट नहीं मिलेगी तो ओरिजिनलिटी नहीं आएगी। तो रिसर्च में फेलियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप सीखते हैं कि क्या नहीं काम करेगा। तो जैसे कहा जाता है कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट फेल हुए तो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। उसने बताया कि ईथर जैसी कोई चीज़ नहीं है, और फिर उससे रिलेटिविटी निकली, जो आइंस्टाइन ने जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स निकाली, और फिर जनरल रिलेटिविटी निकली। तो मतलब बहुत सारे फेलियर के बाद सक्सेस मिलता है R&D में। तो उसको टॉलरेट करना, पर जो फ्यूडल समाज होगा वहाँ पे ये नहीं चलता। वो कहते हैं ये तो पैसा वेस्ट हो गया। वो पैसा वेस्ट नहीं हुआ, वो सीखने का एक तरीका है। फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे कि आपको जो फ्रीडम देनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को तो फ्रीडम ख़त्म कर रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से रिसर्च होनी चाहिए वो अलाउ नहीं हो रही है, और मतलब हम आइडियोलॉजिकल वो कर रहे हैं कि भाई मतलब हमारी टेक्नोलॉजी तो पहले इतनी अच्छी थी कि हमने एक आदमी के सिर पे एक हाथी का जो वो सिर रख दिया, तो मतलब हमारी प्लास्टिक सर्जरी बहुत अच्छी थी। और जो क्योंकि जो संजय ने सारा जो महाभारत का बता दिया धृतराष्ट्र को, तो फिर मतलब हमारे पास इंटरनेट था वगैरह वगैरह कि हमारे पास लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास हज़ारों साल पहले थी तो कोई हमें कॉन्कर नहीं कर सकता था, क्योंकि किसी और के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये तो कहानी किससे हैं, उसको हम जो टेक्नोलॉजी मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले था, तो इसलिए फिर हम कोशिश नहीं करते। तो कोशिश तो तभी होगी जब हम आज की स्थिति को माने कि आज हम कमज़ोर हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा। हमें यूनिवर्सिटीज़ में जो अपनी जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे। लेकिन डिफेंस बजट में 15% की बढ़ोतरी है। जी हाँ। और इसके पीछे जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, ज़रूर इसके भी असर होंगे। जी हाँ। तो अगर आंकड़ों में बात करें तो तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का ऐलान है। आपको लगता है कि जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, इस मुल्क के सामने, उसमें ये पैसा काफ़ी रहेगा अगले 1 साल के लिए? तो देखिए, डिफेंस का तो ये है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी हमने यूक्रेन में देखा, पैलेस्टाइन में जो गाज़ा में युद्ध हुआ, वहाँ पे AI का ज़बरदस्त इस्तेमाल है ना। बिल्कुल, मतलब एक अलग तरह की युद्ध हो रहा है। उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो इसलिए काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके टेक्नोलॉजी में काफ़ी पीछे। तो ये बात सही है कि हम ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं डिफेंस का,
पर जितना करना चाहिए उतना हम अभी भी बहुत दूर हैं। यानी कि यहाँ तक कि हमारी जो आर्म फोर्सेस की राइफल होती है, जो ईशापुर राइफल जो मिड 70s की थी, अब हम ये क्लाशनिकोव राइफल जो है यहाँ पे अमेठी में बना रहे हैं। वो AK-47 की जगह AK आई थिंक 205 है शायद, है ना। तो वो रशियन टेक्नोलॉजी है, वो हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है ना। तो जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनमें भी हम निर्भर हैं अभी भी बाहर वालों के ऊपर। तो हमारा DRDO है, उसको जो और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हम हथियार खरीद रहे हैं, यानी कि वो पैसा बाहर जा रहा है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो 15% की बढ़ोतरी है, ये किस में है? क्या हमारे जो घरेलू कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में लगे हैं, हम उन्हें दे रहे हैं, या बाहर से चीज़ें खरीदने में इस पैसे को लगाएंगे? हम इस पैसे का करने क्या वाले हैं? क्योंकि बाय द वे वैसे तो दुनिया में कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती कि डिफेंस में आपका बजट बढ़ता चला जाए, लेकिन अब पिछले 5, 7, 8, 10 साल से तो कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, सब बढ़ा ही रहे हैं। हाँ, सब बढ़ रहा है और वो हमारा बाहर खर्च हो रहा है, क्योंकि डिफेंस का इक्विपमेंट बहुत महंगा मिलता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देश में बनाएं, पर अभी भी हम बहुत दूर हैं उससे। उसके पीछे फिर वही वजह R&D किया जाती है, क्योंकि जब तक हमारा R&D उन्नत किस्म का नहीं होगा तो हम चीज़ें बना नहीं पाएंगे। हमारा DRDO है, हमारे बाकी जो रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, उनको इस पे और ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जैसे एयरक्राफ्ट है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कितना 60-70 साल से है, लेकिन अभी भी हम कोई हवाई जहाज़ अपना नहीं बना पा रहे, है ना। हमारे हेलीकॉप्टर भी जो हैं ALH वगैरह, उसमें भी बाहर से काफ़ी मदद। ये एक बात मुझे आपसे करनी थी, मैं पॉडकास्ट से पहले जिक्र भी कर रहा था, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर मैं आऊँगा, लेकिन हमारे इसी पढ़ाकू नितिन के अलग अलग एपिसोड्स में अलग अलग एक्सपर्ट ने इस बात को कहा है, ये निकल के आई और हमारे भी ध्यान में नहीं थी कि देखिए कुछ सेक्टर में तो हमने अभी पाँव भी नहीं रखा है, और सबसे दुखद बात यह है कि हम वहाँ बहुत बड़े ग्राहक भी हैं। यानी कि जब हम खरीद रहे हैं, पैसा है, लाखों करोड़ का खरीद रहे हैं, तो बनाने वाला इस मुल्क में होना चाहिए था। बिल्कुल। जिसमें सबसे बड़ी तो जहाज की कोई कंपनी नहीं है हमारे पास। हम कभी बोइंग से बात कर रहे हैं, अब हम खुश हैं कि एयरबस से खरीद लेंगे, भाई FTA हो गया। दूसरा इसी तरह से पानी के जहाज पर बात चल रही है, जो थोड़ा बहुत हम बनाते हैं, वही कहानी जो आप कह रहे हैं, बहुत सालों से कंपनियां हैं, बन रहा है, लेकिन अभी भी उन्नत किस्म के जो जहाज हैं वो चीन में बन रहे हैं, जिनसे दुनिया खरीद रही है, और सर्विसिंग के लिए भी वहीं जाते हैं, बड़ी इंडस्ट्री है। तो कुछ जगह पर जहां हम बड़े खरीदार हैं, वह मौका भी है, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी कंपनी वहां कोशिश कर क्यों नहीं रही है? कौन उन्हें रोक रहा है? क्या ये पॉलिसी का इशू है, या हमने ऐसा सेंटिमेंट ही बना दिया है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो आगे यहाँ कोई नहीं खरीदेगा, बाहर से ही खरीदे जाएंगे? है क्या ये हमें नहीं समझ में आता। इकोनॉमिस्ट्स या बाकी लोग तो नजर रखते होंगे। देखिए, ऐसा नहीं कि हम हवाई जहाज नहीं बना रहे, हमारा HAL तो बना ही रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, हम अपनी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप कर पा रहे। जैसे कि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए कावेरी इंजन हम बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अंडर पावर्ड है, क्योंकि उसके कई सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो हम नहीं बना पा रहे। लेकिन सर, यात्री जहाज के साथ भी तो है, इंजन बाहर से भले ही हो, जैसे पाकिस्तान और चीन ने एक मिलकर बना लिया एक लड़ाकू जहाज, इंजन उसमें भी बाहर का है। जैसे अभी हम लोग अगर यात्री जहाज बनाना चाहें तो वो बना लें, इंजन बाहर का ही ले लें, जो हम इसमें भी कर ही रहे हैं। तो उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इस पर कोई बातचीत हो रही है? आपने कभी सुना हो किसी का कंसर्न कि हम चाहते तो हैं पर हो नहीं पा रहा है? असल में क्या है, जैसे कि अभी भी एक एग्रीमेंट हो रहा है एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट छोटा वाला वो अभी भी बनाने की बात है, पर उसमें भी टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। मैं तो 2012-14 के बीच में सुखोई एयरक्राफ्ट की प्राइसिंग की कमेटी का हेड था, इंडो रशियन कमेटी का। तो हमने देखा कि 30% जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो रूस से आ रहे हैं। तो इसलिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और हम निर्भर हैं उनके ऊपर, अमेरिकन के ऊपर वगैरह वगैरह। तो इसमें कई चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ लगती हैं। अगर वो टेक्नोलॉजीज़ आपके पास नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, तो आप चीज़ को बना नहीं पाएंगे। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सारे जो लड़ाकू हवाई जहाज़ हैं वो इंपोर्टेड हैं इस समय, चाहे वो राफेल हो, चाहे मिराज हो, चाहे सुखोई हो, है ना। तो वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं क्योंकि वो चीज़ हम बना नहीं पा रहे, और वो उसकी ज़रूरत है।
अब जैसे LCA को हम 1988 से बना रहे हैं, तो अब हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है, क्योंकि मिग तो अब 21 खत्म हो गए हैं। तो अब ज़रूरत है, तो अब हम जो मिराज लेते जा रहे हैं, है ना। हम हर बार कोशिश करते हैं कि हम कुछ बना लें, लेकिन 10 साल जब निकल जाते हैं तो लगता है कि अब तो फिर हमारा डिफेंस कमज़ोर पड़ जाएगा, आखिर तो हम खरीदते ही हैं। एक इम्पोर्ट ही कर लेते हैं। नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है, क्या नजरिए की दिक्कत है, दिक्कत का हमें समझ नहीं पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको चाहिए वो R&D। ठीक है, R&D में हम कमज़ोर हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम बड़े फ्यूडल हैं। हमारी जो रिसर्च लैब वगैरह हैं उनमें फ्यूडलिज्म चलता है ना। उसमें ऊपर से ऑर्डर आता है और वो फिर जो नीचे जो होता है, तो जो छूट मिलनी चाहिए वो छूट नहीं है। दूसरा, सरकार की सपोर्ट चाहिए। सरकार की सपोर्ट आप कहे, जैसे HF-24 हमने 1960s में बनाया है ना, वो 10 साल बाद फिर हमने उसको गिव अप कर दिया है ना। फिर हमने जो बाहर के हवाई जहाज़ खरीद लिए। तो हमें एक कंसिस्टेंट पॉलिसी बनानी है कि 30 साल 35 साल पर उतने के बीच में हम क्या करेंगे, हम अपना R&D नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब क्योंकि हम चले गए इधर राफेल की तरफ, तो जो हमें जो टेक्नोलॉजी HAL की है भी, वो भी फिर ख़त्म हो जाती है। उसी तरह जैसे पावर प्लांट हैं, पावर प्लांट में हमने रूस से लिया पहले 62 मेगावाट का, फिर 125 मेगावाट का, फिर 220 मेगावाट का, और फिर जब तक टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब हुई तो हमने वो रूस के साथ जो समझौता ख़त्म कर दिया। फिर हम ये सीमेंस के साथ, KDW के साथ गए, उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो आपको टेक्नोलॉजी नहीं देते। रूस कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी दे देता था, पर लेकिन वेस्टर्न पावर्स नहीं देते। तो अगर आपके यहाँ जैसे कि राफेल बने या कोई और हवाई जहाज बने, तो आपको जो खास टेक्नोलॉजी है वो नहीं मिलेगी। आप मतलब वहाँ से इंपोर्ट करते रहिए वो कंपोनेंट्स और उसके साथ बनाते रहिए। मतलब तो इंजन तो इंजन, हम हाँ, बाकी भी चीज़ें जो जहाज़ में ज़रूरी हैं उसमें भी कहीं नहीं है। उसमें भी हमको जो एफर्ट करना चाहिए अपने जो इंडिजनाइज करने का, वो नहीं है। तो जैसे कि सुखोई में हम मतलब 30%, तो 70% तो हमने कर लिया, लेकिन वो 30% क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल चीज़ नहीं देते। तो जैसे कि कोई भी हाई टेक्नोलॉजी होती है उसमें एडवांस कंट्रीज आपको वो नहीं देते, और खासकर वो कह देंगे कि ये तो डुअल यूज़ है, कि सिविलियन भी है पर आप मिलिट्री में भी यूज़ करेंगे, तो इसलिए हम नहीं देंगे, है ना। तो कोई ना कोई बहाना करके वो नहीं देते, और उसी से वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसलिए हमें इंडिजिनस एफर्ट करना ज़रूरी है। अगर हम इंडिजिनस एफर्ट नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और उसके लिए हमें शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है। हमारे स्कूल शिक्षा, उससे फिर हायर एजुकेशन, उससे फिर R&D। अब हमारी स्कूल एजुकेशन बहुत ख़राब है, हमारी हायर एजुकेशन ख़राब है, तो हमारी रिसर्च भी कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हम कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सेल्फ रिलायंस बिना टेक्नोलॉजी के नहीं आ सकती है ना। और टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है आगे, इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हम जब तक वहाँ तक पहुँचते हैं तब तक वो कहीं और आगे पहुँच जाते हैं। तो इसलिए हमें भी बड़ी तेज़ी से R&D पे खर्च करना है, उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। एजुकेशन को, R&D को सबसे बड़ी प्रायोरिटी, मतलब कि जैसे हमारे पब्लिक एजुकेशन पे हम 4% से कम खर्च करते हैं, जबकि उसका प्लान था 1964 में जब कोठारी कमीशन आया था कि कम से कम 6% GDP का हमें खर्च करना चाहिए पब्लिक एजुकेशन में। हाँ, मलेशिया वगैरह ने 10% GDP का खर्च करना शुरू कर दिया पब्लिक एजुकेशन पे, तो उनके सारे बच्चे स्कूल में अच्छी शिक्षा मिल रही है। हमारे यहाँ जो असर की रिपोर्ट आती है, जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2005 से, वो बताती है कि 40% बच्चे 14 से 18 साल की उम्र के, है ना, वो दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई गणित नहीं कर पाते, तो वो ड्रॉप आउट कर जाएंगे। और हम तो ये देखते हैं JNU में भी कि भाई हम जो सारे देश से 80 सेंटर से बेस्ट को लेके आते थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज स्किल बड़ी कमज़ोर है। अगर लैंग्वेज स्किल कमज़ोर है तो आप जो आर्टिकल को समझ नहीं पाएंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो स्किल लेवल है हमारे देश में, वो एजुकेशन की खराबी से स्किल लेवल कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उस पर देनी है, शिक्षा पे। स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन और R&D, और वहाँ पे खुली छूट मिलनी चाहिए। हम यूनिवर्सिटीज़ को खुली छूट नहीं दे रहे, हम उनकी ऑटोनॉमी को कर्व कर देते हैं तरह तरह से, तो फिर वहाँ पे रिसर्च जो वीक हो जाती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे अगर एक वर्कर है, उसका आपने हाथ काट दिया तो काम नहीं कर सकता। अगर एक जो इंटेलेक्चुअल को आपने माइंड में ट्रबल कर दिया तो वो उसकी रिसर्च ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको खुली छूट देनी पड़ेगी, और उसमें बहुत सारा लॉस भी होगा, पर उसको टॉलरेट करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री का बयान है कि युवाओं के सपने का मतलब बिंब है, जो युवा सोचते हैं इस बजट में वो परिलक्षित होता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा और सरकार के समर्थकों ने कहा कि ये बजट दूर तक देखता है। आप इसे इस तरह से मत एनालाइज कीजिए कि इस साल क्या आने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। ये देश
को आगे बढ़ाने वाला बजट है, बहुत दूर की सोच रहा है बजट। आप जो बातें कह रहे हैं वो सब भी दूर की बातें हैं कि हमें शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, फिर धीरे धीरे स्किल बढ़ेगा उन लोगों का, फिर वो आपके लिए तकनीक पैदा करेंगे, और तकनीक पैदा होंगे तो फिर हम चैलेंजेस फेस कर पाएंगे। लेकिन चैलेंज रोज़ बदल रहे हैं क्योंकि तकनीक रोज़ बदल रही है। क्या आपको वाकई लगता है जो बजट आया है वो दूर की तरफ देख रहा है? देखिए, इन्होंने कहा हम ईज़ ऑफ ये कर देंगे, ईज़ ऑफ वो कर देंगे, हम इसको डेवलप कर देंगे, उसको डेवलप कर देंगे, लेकिन उसका जो रास्ता जो है ना, वो आपको निर्धारित करना पड़ेगा। अगर रास्ता आपका वो नहीं है जो होना चाहिए, तो वो अचीव भी नहीं करेंगे। सिर्फ कह देने से आपके टारगेट नहीं अचीव होते। जैसे स्किल डेवलपमेंट है ना, स्किल डेवलपमेंट पे सरकार का प्रोग्राम है, पर वहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट बहुत कमज़ोर है ना, और वहाँ पे जो स्किल जो थोड़े बहुत लोग ले भी रहे हैं उनको काम नहीं मिल रहा, तो आपका स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, है ना। फिर उसी तरह जैसे रोज़गार देने की बात थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर के 500 कॉर्पोरेट सेक्टर करेंगे, तो फिर उसमें हुआ कि जो इतने 1 करोड़ लोगों को साल में मिलेगा, लेकिन अभी उसमें 1 करोड़ में से मुझे लगता है 10,000 को भी शायद नहीं मिल रहा हो। तो जब तक रोड मैप आपका सही नहीं होगा तो आप अचीव नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो शॉर्ट टर्म है उसको आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म आप आर्बिट्ररी नहीं कर सकते कि भाई हमने कुछ भी अनाउंस कर दिया, है ना। शॉर्ट टर्म वो लॉन्ग टर्म का आपका जो गोल है उसके अंदर हो, और आपका रोड मैप पूरा हो कि इस स्टेप से। तो जैसे मैंने कहा कि अगर हमको जो आत्मनिर्भर होना है, R&D में हमें जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लेनी है, तो उसको स्कूल एजुकेशन से शुरू करना पड़ेगा। समय लगेगा उसमें। इस बार एजुकेशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे लेकर आप आशावादी हो सके? देखिए, एजुकेशन में हरदम पैसा दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया जाता, पर लेकिन जहाँ परेशानी होती है स्कूल बजट को काट दिया जाता है, एजुकेशन बजट को काट दिया जाता है। तो अगर आप देखें तो पिछले सालों में मैंने कई बार विश्लेषण किया है कि जहाँ हमारा डेफिसिट बढ़ता है तो हम डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या करते हैं, स्कूल एजुकेशन में कट कर देंगे, हेल्थ एजुकेशन में कट कर देंगे, रूरल डेवलपमेंट में कट कर देंगे, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में कट कर देंगे, है ना। तो यही तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और यही स्किल डेवलपमेंट वाले सेक्टर्स हैं, तो इन्हीं में हम कट कर देते हैं। और कहाँ हम नहीं कट करते, जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो जैसे कि बड़े बड़े हाईवेज, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर, है ना, जैसे IT सेक्टर, पावर सेक्टर, अब इनमें रोजगार पैदा नहीं होता। अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो लोग हाथ में आमदनी नहीं आएगी, अगर आमदनी नहीं आएगी तो वो फिर अपना जो खर्च करके अच्छी एजुकेशन, हेल्थ वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए ये चिकन एंड एग, मतलब ये मैं जो कहूँगा कि एक सही रास्ता नहीं है। ये सही रास्ता होगा कि हम शुरू करें कि लोगों के हाथ में आमदनी आए और उनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की वो है उसको हम फुलफिल करें। तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च करें, तो शिक्षा, स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च करने से रोज़गार भी ज़्यादा पैदा होगा और स्किल लेवल भी बेहतर होगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, पर हम कटौती वहीं कर देते हैं। तो अच्छी चीज़ें नहीं दिखी आपको बजट में कुछ? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने जो कहा ना कि AI की तरफ भी ध्यान है, आपके जो कॉरिडोर्स वगैरह, पर कहीं ना कहीं सोच की कमी है। जैसे कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे से अलाइन नहीं है। हाँ, वो मतलब, और एक थिंकिंग की कमी है। जैसे कि 5 यूनिवर्सिटी सिटी बनाने की बात है ना। अब जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनको तो आप ख़त्म कर रहे हैं, तो 5 यूनिवर्सिटीज़ आपने बना भी दी तो क्या वो अच्छी हो जाएंगी? जब तक कि आपकी बेसिक थिंकिंग कि भाई यूनिवर्सिटीज़ कैसे चलनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में ऑटोनॉमी कैसे देनी चाहिए, फ्रीडम कैसे देनी। अब हमने नई शिक्षा नीति भी 2020 की कर दी, उसमें भी जो टॉप है उसको ऑटोनॉमी दे रहे हैं, बाकी सब जगह ऑटोनॉमी कर हो जाती है। तो जब बाकी सब जगह ऑटोनॉमी टीचर की, रिसर्चर की कम हो जाएगी तो फिर अच्छी टीचिंग और रिसर्च नहीं होगी, है ना। फिर ब्यूरोक्रेटाइजेशन है कि मतलब हम स्टैंडर्ड्स अचीव करेंगे बाय स्टैंडर्डाइजेशन। तो हायर एजुकेशन में स्टैंडर्डाइजेशन से स्टैंडर्ड्स नहीं अचीव होते हैं। अगर मैं अपना पब्लिक फाइनेंस का कोर्स अपने तरह से पढ़ाऊंगा तो मन लगा के पढ़ाऊंगा, कोई मुझे बताएगा कि आपको ये पढ़ाना है तो मन मार के जो पढ़ाऊंगा। तो हमारी ज़्यादातर टीचिंग जो मन मार के होती है ना, स्कूल में रट्टा मार के बच्चे सीख लेते हैं, भूल जाते हैं। तो लर्निंग बाय रोट है, ना कि बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज, है ना। हम जल्दी जल्दी कोर्स ख़त्म करते हैं, इम्तहान की तैयारी कर लेते हैं, इम्तहान में पास हो जाते हैं। उसी तरह हायर एजुकेशन में है कि वहाँ पे भी लोग रट्टा मार के जो सीखते हैं, ना कि नॉलेज एब्जॉर्ब। तो मैं अपने कोर्स में ओपन बुक एग्जाम देता था, क्योंकि मैं जब प्रिंसटन में पढ़ता था तो वहाँ पे मैंने देखा ओपन बुक एग्जाम वगैरह होता है। तो ओपन बुक एग्जाम का मतलब है कि आपने नॉलेज एब्जॉर्ब की और फिर इम्तहान में उसको जो है आपने आंसर किया, अप्लाई किया। हमारे यहाँ क्या है, वो रट लेते हैं कि ये रटा है, इसको हमने आंसर कर दिया, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्ब नहीं किया। तो नॉलेज जब तक एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तब तक आप उसको आगे नहीं ले जा सकते। तो हायर एजुकेशन का काम क्या है कि हम बच्चों को आज की कटिंग नॉलेज तक ले जाएं,
और फिर उससे उनको आगे बढ़ने का वो जो प्रोत्साहन दें, है ना। वो नहीं होगा तो R&D कैसे होगी? तो ये हमारी बुनियादी समस्या है हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, जिसको हमें डील करना है। उसके लिए रोड मैप हमें बनाना है कि कैसे हम ये हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन ठीक करेंगे, तब R&D ठीक होगा। तो ये रोड मैप नहीं होता। हम कहने को बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन इस बजट में तो एक ये भी मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अनाउंस कर दी, पर ये नहीं बताया कि उसमें आप खर्च क्या करेंगे। अगर आप पैसा नहीं है, खर्च नहीं करेंगे बजट तो होगा allocate नहीं किया। बजट, वो मतलब बजट स्पीच में नहीं दिया। यहाँ तक कि हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में इतने सारी चीज़ें अनाउंस की, पर ये नहीं बताया कि आपका डायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन बढ़ेगा या घटेगा। यूजुअली बजट में होता है कि भाई इन सारे जो चीज़ों प्रावधान जो हमने किए हैं उससे इतना हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो तक नहीं दिया। तो बहुत सारे आंकड़े तो है ही नहीं, तो हम कैसे जो मतलब ये उसको एनालाइज करें कि वो चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अनाउंस तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, अनाउंसमेंट्स ज़्यादा है, अनाउंसमेंट्स हैं, पर उनको अचीव करने का रास्ता क्या है उनको क्लियर नहीं है, है ना। उसके लिए एक हमें बुनियादी सोच बदलनी पड़ेगी अपनी, कि हमारी जो बुनियादी सोच है वो हम कैसे बदलें और कैसे उस पर एक्सपेंडिचर करें। क्योंकि एक्सपेंडिचर करने का मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, हमारे यहाँ करप्शन इतना है। अब जैसे कि चिदम्बरम ने अपने 2005 के बजट में कहा, एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम, मतलब हम स्पेंड करते हैं पर पैसा वहां पे नहीं पहुंच रहा तो आउटकम नहीं मिल रहा, नतीजा वैसे ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो शिक्षा में हम जो खर्च कर रहे हैं लेकिन वो पैसा वहां नहीं पहुंच रहा है, स्वास्थ्य में हम खर्च कर रहे हैं पर वो पैसा वहां नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी वजह से ना स्वास्थ्य में हमारा जो ठीक हो रहा है ना शिक्षा में हमारा ठीक हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, हम कह रहे हैं हम जो डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, है ना, पर डिजिटाइजेशन की कितनी समस्या है। आपके आधार कार्ड कितने फेक हैं, या आधार कार्ड काम नहीं कर रहे, है ना। मैं तो खुद अपना वो बताऊं कि एक वो IEPF करके होता है जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, उसमें 3 साल हो गए अभी तक वो हो ही नहीं रहा है ना। निर्मला सीतारमण जी पिछले 2 बजट में बता चुकी हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, पर वो शेयर्स वहाँ अटके पड़े हैं, डिविडेंड वहाँ अटका पड़ा है, और लगता है कि करप्शन होगा, क्यों नहीं हो रहा 3 साल से, है ना। फिर उसी तरह आप देखें तो जैसे कि इनका है सोलर स्कीम, रूफ टॉप, है ना, हमने वो सोलर लगा लिया, तो वो जो कंपनी है जिसने लगाया उसने कहा देखो हम सब्सिडी आपको नहीं दिलवा सकते, उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, है ना, तो सब्सिडी नहीं मिली, ठीक है। फिर उसके बाद जब मतलब आपका जो रिवर्स मीटरिंग होता है, अब रिवर्स मीटरिंग में वो कैसे कर रहे हैं वो समझ नहीं आता। मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, वो जवाब ही नहीं आता। फिर उसी तरह जो NDMC में प्रॉपर्टी टैक्स का आपको नोटिस तब भेजते हैं जब ड्यू डेट खत्म हो जाती है, जिससे कि आपके ऊपर फाइन लगा देते हैं, है ना। आप उनको लिखते हैं। अब मैंने तो क्या किया कि अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से निकाला कि भैया उन्होंने चिट्ठी पोस्ट किस दिन की, ड्यू डेट के बाद उन्होंने चिट्ठी पोस्ट की है ना। अच्छा, अब लेटर उनको लिखिए कि जी ये है, तो कहाँ कहाँ आदमी लड़े, कहाँ कहाँ परेशानी। अभी भी आया बिजली में, पानी में, अगर आपने समय पे नहीं भरा तो पिछली बार से ज्यादा जुर्माना हो गया है। तो मतलब कि आप क्या क्या करें, बिजली है, पानी है, आपका सोलर रूफटॉप है, आपका शेयर्स है, हर जगह। यहाँ तक कि मतलब जो शेयर मार्केट के जो RNTA होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स ना, वो पढ़ते ही नहीं चिट्ठी, है ना। एक शेयर कोलगेट पामोलिव, मेरी मदर की डेथ हुई, मैंने उनको लिखा तो बोलते हैं जी अरुण कुमार की डेथ हो गई तो आप ट्रांसमिट जो कमला गुप्ता के नाम पे करा लीजिए। मतलब मैं चिट्ठी डाल रहा हूँ और उल्टा कर रहे हैं, मतलब पढ़ते नहीं है। ऐसे कितने उदाहरण आपको दूं मैं। तो मैकेनिज्म कमजोर है बेसिकली, अनाउंसमेंट बहुत सारे हैं, प्लान बहुत कुछ है, सपने बड़े-बड़े हैं, करप्शन ये जानबूझ के भी किया जा रहा है हमारे ना। वो करप्शन से हमारी सारी जो अच्छी अच्छी चीजें भी होती है फेल हो जाती हैं। तो एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम, जो आपके रिजल्ट आने चाहिए वो रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसलिए बजट फेल हो जाता है, नीतियां फेल हो जाती हैं। क्योंकि लेकिन मैं आपको टोक कर कह रहा हूँ, एक चीज का आंकड़ा तो मैंने कल देखा कि जो राजकोषीय घाटा है, जो सरकार का घाटा होता है, उसमें कमी आती दिखाई है सरकार ने, और क्रमशः वो कम होता जा रहा है। हम तो बचपन में पढ़ते थे कि ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर सरकार को घाटा हो रहा है तो कोई बात नहीं, सरकार कोई मुनाफा कमाने की मशीन या फैक्ट्री तो है नहीं। अगर सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो लोगों के कल्याण पर हो रहा है। रेल में सस्ता टिकट दिया जा रहा होगा, मे बी अच्छी सड़कें बनाई जा रही होंगी, उस पर टोल नहीं लिया जा रहा होगा, तो कुछ तो ठीक है, चलने दें, क्योंकि लोगों पर खर्च हो रहा है, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए हो रहा है। मगर अब ये देखने में आ रहा है कि राजकोषीय घाटा भी कम होने जा रहा है, तो इसे भी उपलब्धि की तरह दिखाया जाता है। तो क्या वाकई इसका कोई लेना देना लोगों के भले से होता है कि घाटा हो रहा है तो कोई नहीं भला हो रहा है, घाटा नहीं हो रहा है
तो भी इसको चिंता से देखा जाए या इसे उपलब्धि देखा जाए? थोड़ा इस वाले अवधारणा को साफ कीजिए मेरे लिए। देखिए, घाटा जो होता है ना बजट में, वो कई तरह का होता है ना। एक तो हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, जो आप कह रहे हैं ना, एक रेवेन्यू डेफिसिट होता है, एक प्राइमरी डेफिसिट होता है ना, ये तरह तरह के होते हैं डेफिसिट। हाँ तो रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है कि जो आपने अभी खर्च करना है इस साल, है ना, वो तुरंत जो है उस साल का वो रेवेन्यू का होता है। तो आपका जो टैक्स रेवेन्यू आया, नॉन टैक्स रेवेन्यू आया, और आपने फिर जो करंट जो खर्चे हैं, जैसे सब्सिडी है, सरकार की सैलरीज है, आपके पुलिस पे है, इन सब पे आपने खर्च किया, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो मतलब कि आपको आज के खर्चे के लिए बोरो करना है। तो उसका मतलब है कि आपने बोरो करके खर्च कर दिया। जैसे कि एक बॉन्डेड लेबरर है, मैंने आपसे लोन लिया और मैंने खा पी लिया, तो अगले साल मैं आपको पे कैसे करूंगा? तो फिर मुझे अगले साल पे जो आपको करना है उसका भी लोन लेना पड़ेगा, और जो अगले साल की रिक्वायरमेंट है उसको भी लेना पड़ेगा। तो रेवेन्यू डेफिसिट बड़ा गड़बड़ होता है ना। रेवेन्यू डेफिसिट के चलते हुए आप एक डेट ट्रैप में पड़ते चले जाते हैं, आप और ज्यादा कर्ज चुकाने के लिए कर्ज। हाँ, तो ये रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो सबसे खराब। ठीक है। फिर जो आपका फिस्कल डेफिसिट आया, कि जो आपने बोरो किया है ना, जितना बोरो किया वो फिस्कल डेफिसिट में आ गया, है ना, क्योंकि आपका खर्चा है और आपका जो अपना रेवेन्यू जो है उसके बीच में जो गैप है वो जो फिस्कल। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है कि इससे डिमांड जनरेट होती है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जितना सरकार ने लिया उससे तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसा कम कर दिया उनके हाथ में, जिसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं ना। डिस्पोजेबल इनकम आपके हाथ में कम हो गई, क्योंकि आपकी 100 रुपए की कमाई है, आपने 20 टैक्स दिया तो 80 खर्च कर सकते हैं, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम 80 रुपए। मेरी कमाई सरकार के पास जा रही है, जितनी ज्यादा जाएगी तो फिर मैं उतना कम खर्च करूंगा मार्केट में। आप कम खर्च करेंगे, पर सरकार वो 20 रुपए लेके वो खर्च कर रही है ना। तो इसलिए जो मतलब टैक्स रेवेन्यू लेके वो खर्च कर रही है, तो उससे भी एक फायदा होता है, एक फायदा पहुंचता है, यानी कि पब्लिक सर्विसेज हैं, डिफेंस हैं, इन सब चीजों में वो जाता है ना। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट अपने आप में बुरा नहीं है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है। अगर डिमांड है अर्थव्यवस्था में तो आप डेफिसिट बढ़ाएंगे तो उससे फिर आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि फिर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। पर अभी क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड कम है, इंडस्ट्री कह रही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उनका कम है, डिमांड कम है, तो सरकार के वो चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा खर्च करे जिससे कि डिमांड बढ़ जाए। लेकिन क्या है कि एक इंटरनेशनल वो बना दिया इन्होंने कि भाई 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट 0 होना चाहिए, यहाँ पे 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो एक आर्बिट्ररी फिगर है जो है। अब उसको ये बदला जा रहा है ना। अब कह रहे हैं कि नहीं, हम फिस्कल डेफिसिट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम डेट टू जीडीपी की तरफ दें, कि कितना ऋण है सरकार का, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो हमारा डेफिसिट है वो क्यों है। डेफिसिट का मतलब है एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू। तो अगर हम रेवेन्यू बढ़ा देंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर कम करके जो डेफिसिट कम कर रहे हैं, वो सही तरीका नहीं है। हमको रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो डेफिसिट कम हो जाएगा। और हमारे देश में जो रेवेन्यू आ रहा है टैक्स से, वो 2 तरह से आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो हमारा जो प्रत्यक्ष कर है वो करीब 6.5% है, और जो अप्रत्यक्ष कर है वो 11.5% है। तो करीब 17% के करीब हमारा टैक्स रेवेन्यू आ रहा है। तो ये करीब करीब दुनिया में एक न्यूनतम लेवल पे है, मतलब हमारे यहाँ बहुत कम टैक्स कलेक्शन हो रहा है। उसके पीछे वजह काले धन की अर्थव्यवस्था बहुत तेज है। जो काले धन की अर्थव्यवस्था होती है उससे फिर आपका डायरेक्ट टैक्स नहीं आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में भी कर की चोरी होती है। पार्लियामेंट में ही अभी 1 साल 1.5 साल पहले बताया कि जीएसटी में 2 लाख करोड़ रुपए की चोरी हो रही है ना। तो अगर आपका जो ना डायरेक्ट बढ़ रहा है ना इनडायरेक्ट से पैसा आ रहा है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा बड़ा है, पर अभी भी बहुत कम है। अगर काले धन की अर्थव्यवस्था पे हम अंकुश लगा लेते हैं तो जो अभी 6.5% है वो 15-20% पहुंच सकता है ना। और फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स को कम कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव मानते हैं कि वो अमीर के ऊपर ज़्यादा पड़ता है और गरीब के जो नहीं देना पड़ता। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें सबको देना पड़ता है, तो गरीब को भी देना पड़ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम कम कर देंगे तो इन्फ्लेशन भी कम होगा और गरीब के ऊपर बोझ भी कम होगा, बचेगा उसके ऊपर। तो इसलिए हमें जो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना चाहिए वो रेवेन्यू बढ़ा के करना चाहिए, ना कि एक्सपेंडिचर का, क्योंकि हमारे गरीबी बहुत है। गरीबी के होने का मतलब है कि जो लोग हैं उनको हमको सपोर्ट करना है, चाहे उनको फूड सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे कृषि में जो बढ़ोतरी के लिए हम फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे हम उनको और चीज़ें दे रहे हैं, तो वो सब्सिडी भी ज़रूरी है। फिर जो और हमारे रेवेन्यू अकाउंट के जो एक्सपेंडिचर है वो भी ज़रूरी है, पुलिस की ज़रूरी है,
हमारे जो डिफेंस की ज़रूरी है, हमारे जो और जो प्रोडक्टिव जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ है उसकी ज़रूरत है, रेलवेज की भी ज़रूरत है ना। तो ये हम नहीं कह सकते ये अनप्रोडक्टिव है। ये भी जो रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर है ये ज़रूरी एक्सपेंडिचर है जिससे कि लोगों को पब्लिक सर्विसेज मिले, जिससे कि उनकी बेहतरी हो। तो उसको हमें बढ़ाना है। और अगर आप देखें तो हमारे देश में पर लैक ऑफ पॉपुलेशन ना जो हमारा जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत कम है। पुलिस देख लें, जुडिशरी देख लें तो प्रति लाख लोगों के ऊपर हमारे बहुत कम है। तो हमको उसको और बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा डेफिसिट का जो सारा डिस्कशन और डिबेट होता है वो हम ये नहीं देखते कि हम एक्सपेंडिचर कम करके जो उसको कर रहे हैं या रेवेन्यू बढ़ा के हम कर रहे हैं, है ना। हमको रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए और हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अति अमीर तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना। मतलब अति अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों पर टैक्स लगा वाली जो तो बहस है वो मतलब कि हम वेल्थ टैक्स नहीं, हमने खत्म कर दिया। वेल्थ टैक्स को जानबूझ के खत्म किया, उसमें इतने कंसेशन दिए कि वो वेल्थ टैक्स कलेक्ट हो ही नहीं रहा था। तो आप क्यों कंसेशन दे रहे हैं भाई? जिसके पास ऑलरेडी है उसके ऊपर आप कंसेशन दे रहे हैं और जिसके पास नहीं है उसकी तरफ आप कहते हैं जी ये तो फ्री भी है। तो वो मतलब एक हमारी जो दिशा है वो सही नहीं है ना सोचने की। खेती और ग्रामीण सेक्टर के लिहाज से इस बजट में आपको कुछ दिखाई दिया जो मतलब टेक अवे क्या है? देखिए ऐसा खेती की जो समस्या हमारे देश में है, जैसे मैंने कहा कि 85% जो किसान है वो छोटे और मझौले हैं, है ना, 5 एकड़ से कम जोतते हैं, है ना। बाकी 15% जो 5 एकड़ से ऊपर वाले हैं जिनकी थोड़ी क्षमता ज़्यादा है। तो हमारे अलग अलग किसानों की अलग अलग समस्या है ना। सबसे जो गरीब किसान है उसकी आमदनी क्यों कम है? क्योंकि उसकी मार्केट पावर नहीं है, उसको औने पौने दाम पे अपनी फसल बेचनी पड़ती है। तो जब हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा तो उसको जो एक इनकम सपोर्ट मिलेगी, उसकी आमदनी बेहतर होगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो किसानी को जैसे किसान कहते हैं कि तो घाटे की खेती है, क्योंकि हमको कुछ और नहीं कर सकते तो हमें करना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जैसे कि पूरा परिवार 4 लोगों का 4.5 का है, वो खेत पे ही काम कर रहा है, उसमें से 2 लोग बाहर चले जाएं तो 2 लोग ही होंगे, तो फिर आपकी बेहतरी हो जाएगी। तो नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज किसानी में भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टराइजेशन, हार्वेस्टर, कंबाइन ये आ रहे हैं तो काम नहीं है। तो काम वहाँ नहीं है तो फिर वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है ना। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड को अगर हमको एम्प्लॉयमेंट देना है तो जब माइक्रो सेक्टर में, स्मॉल सेक्टर में ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर को हमें तो एक इंटीग्रेटेड चीज़ सोचनी पड़ेगी। फिर किसानी में जो वर्कर है वो और भी कमज़ोर है, तो वर्कर जो है उसकी हमें आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किया है कि हम लिविंग वेज देंगे, तो लिविंग वेज तो है नहीं, मिनिमम वेज इज़ नॉट लिविंग वेज, है ना। और मिनिमम वेज भी नहीं मिल रही है उनको वहाँ पे खेत पे। तो इसलिए लिविंग वेज अगर हम देंगे तो किसानी भी बेहतर होगी, वर्कर की भी स्थिति बेहतर होगी और जो एक पॉजिटिव साइकिल होगी। फिर हमें जो अब क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज बड़ी ज़बरदस्त आ रहा है। तो क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप के लिए R&D चाहिए, है ना। अगेन फिर R&D पे हम आ जाते हैं और वहीं पे हमारी कमज़ोरी है कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हैं वहाँ पे किस तरह की रिसर्च हो रही है, कितनी वो फ़ायदे। फिर एक्सटेंशन सर्विसेज चाहिए, वहाँ से जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो खेत तक पहुँचे। एक्सटेंशन सर्विसेज हमने कम कर दी, कन्विंस हो कि मैं कर सकता हूं, कन्विंस हो, उसको दिखाए। एक्सटेंशन नतीजा सर्विस, दिखाएं। हाँ, एक्सटेंशन सर्विस होगी तो उसको दिखेगा कि भाई ये क्रॉप में ये फ़ायदा है, मैं इस क्रॉप को जो है उगाऊँ। तो एक्सटेंशन सर्विसेज mid-80s से हमने कम कर दी। तो हमने क्यों कम कर दी? हम R&D भी बढ़ाइए, एक्सटेंशन सर्विस भी बढ़ाइए, है ना। तरह तरह की टेक्नोलॉजी आप लाइए और फिर नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करिए। तो हमारे जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है वो एक मैक्रो प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर में दाम बढ़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा होगा अगर वर्कर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। सही बात। अभी वर्कर की परचेजिंग पावर कम है, वही 94% लोग हैं, वो जब खाना पीना कम खाएंगे, कम खर्च करेंगे। और आप देख ही रहे हैं बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में कुपोषण, है ना। तो मतलब उनको चाहिए और तरह तरह की चीज़ें, वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। तो अगर आप ये वर्कर और फार्मर इन दोनों को एक साथ सपोर्ट करेंगे तो किसानी भी बेहतर होगी और जो वो वर्कर भी बेहतर होगा। और R&D भी आपकी जो बेहतर करनी ज़रूरी है, एक्सटेंशन सर्विसेज भी बेहतर करनी ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो रहा है, पर ये जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं है, उस पे नहीं। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी आप 23 क्रॉप पे अनाउंस करते हैं लेकिन 3 क्रॉप पे ये इंप्लीमेंट होता है
और अगर आपने अपना एग्रीकल्चर का मार्केट खोल दिया अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, तब तो वहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से और कम हो जाएगा। आपको एक मैकेनिज्म चाहिए होगा जिससे कि जैसे जब मध्य प्रदेश में भावांतर या कोई ऐसा जो वहाँ पे इन्होंने उड़ीसा में किया या जैसे कि तेलंगाना में किया कि जब पर एकड़ आपने सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जैसे कि अमेरिका में $25,000 प्रति किसान, जो एवरेज किसान है उसको सब्सिडी है ना। तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। पर अमेरिका में 1% से कम लोग किसानी में हैं, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ 50% है, तो 50% को कहाँ से आप सपोर्ट कर लेंगे? तो है ही नहीं, है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो मैक्रो की प्रॉब्लम है, कृषि की प्रॉब्लम हम कृषि की ना समझें, वो हमारी मैक्रो की प्रॉब्लम है ना। तो मैक्रो में सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा उसका। बड़े स्तर की समस्या है, बड़े स्तर की समस्या, एक किसान की समस्या। हाँ, और इसकी देखिए तरह तरह से इसका लिंक है, क्योंकि आप कुछ क्रॉप में जो सपोर्ट दे रहे हैं, कुछ में नहीं दे रहे। तो आप ऑयल सीड भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आप जो मतलब जो आप दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि उनकी जो उपज कम हो गई, इन 3 क्रॉप की ज़्यादा हो गई, तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर होता है। फिर जहाँ पे आपको गन्ना उगा रहे हैं, जहाँ पे पानी कम है, तो पानी की समस्या है ना। तो पर्यावरण की समस्या है। पंजाब में जहाँ चावल नहीं उगाना चाहिए, चावल उगा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आप जो प्राइस बेटर दे रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है कि वहाँ पे जो अंडरग्राउंड पानी है उसमें केमिकल्स वगैरह चले गए हैं, उससे कैंसर वगैरह हो रहा है ना। तो तरह तरह की समस्या है। अगर आप ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी क्रॉप्स में देंगे, सब में बराबर प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो आपका पर्यावरण भी बेहतर होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर मैक्रो में आ गए हम लोग। तो ये मैक्रो से लिंक्ड है। कृषि की समस्या हाँ, मतलब बड़े लेवल की की समस्या है। नीतिगत समस्या भी है इसमें। जी हाँ, सरकार से लेके छोटे किसान सबको अलाइन होना पड़ेगा, तब कुछ हल होगा। ऐसे आइसोलेशन में बात हो नहीं मतलब सकती हम कह दें कि इसको क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, ऐसे वो हम थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ अनाउंस कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट वहाँ अनाउंस कर दें, फौरी तौर पर राहत है। उसमें मतलब फिर मैं वो उस पर आता हूँ कि रोड मैप और डिजाइन है ना, हमारी स्कीम्स की वो डिजाइन नहीं दिखता आपको उस बजट में। अभी मैं 3-4 सवाल और पूछूंगा इस पॉडकास्ट में, पर मुझे बताइए संक्षेप में, वो आपको नहीं दिखता? क्योंकि ऐसे देखा जाए तो आप खुद ही कह रहे थे भाई इतना बड़ा बजट होता है, सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कह रहे हैं, फिर मुझे ये भी समझ में आ रहा है, आप ये भी कह रहे हैं सबको कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन समवेत एक जो तस्वीर होती है वो नहीं बन रही है। वो नहीं बन रही है ना। आप बस बांट दिया, पर आपकी समझ नहीं है कि सबको कहाँ ले जाना है बांट के। मतलब मैक्रो की समझ एक बहुत मिसिंग है। अब जैसे कि रेलवेज का आप देख लीजिए, है ना, हम ये हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, है ना। अब हमने वंदे भारत की जो स्लीपर जो किया, उसका तो एयर फेयर जितना है ना फेयर, या जैसे कि हमारी जो अभी कॉरिडोर बन रहा है बॉम्बे अहमदाबाद का बुलेट ट्रेन का, वो तो एयर फेयर की, उसमें आम आदमी तो नहीं ट्रैवल कर सकता, और आम आदमी की तो हालत बुरी है। आप ट्रेन देखिए जो यहाँ से बिहार जाती हैं, किसी से छिपी नहीं है ना, मतलब वो कोई बहाना मार दे, कॉस्मेटिक फालतू की बात है। टॉयलेट में लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो हिल नहीं पाते, टॉयलेट नहीं जा पाते, है ना। हमें तो वो ट्रेन बढ़ाने की जरूरत है। हम ये दिखाने के लिए कि हम तो हाई स्पीड कॉरिडोर बना देंगे, इतना खर्चा होगा, उससे तो आप कितना अच्छा रेलवे में कर सकते थे, उनकी स्पीड जो नॉर्मल ट्रेन की बढ़ा सकते थे। जब ये हाई स्पीड ट्रेन चलती हैं तो नॉर्मल ट्रेन की जो स्पीड और कम हो जाती है, क्योंकि आपको कॉरिडोर क्लियर रखना पड़ता है। तो इसलिए ये सोच की बात है, यूनिवर्सिटीज के बारे में सोच की बात है, रेलवेज के बारे में सोच की बात है। जब ये बेहतर हो जाए तब आप सेकंड लेवल पे जाएं। आप ये कह रहे हैं जो पहले से बना हुआ है उसे आपने अभी ठीक नहीं किया, और अब नई चीजें खोल रहे हैं पैसा लगाकर, और वो भी एलिट के लिए, है ना, आम आदमी के लिए नहीं कर रहे हैं आप, है ना। उसी तरह यूनिवर्सिटीज में सोच बदलनी है ना, रेलवेज में सोच बदलनी है। हम सोच नहीं बदल रहे कि हमें कैसे उन्नत भारत बनना है। उन्नत भारत सिर्फ 5% ऊपर के लोगों के साथ नहीं बन सकते, जब तक हम 95% को साथ नहीं लेंगे, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। लेकिन सब तो ये पूछते हैं कि भाई मेरे लिए क्या है। तो जैसे मिडिल क्लास पूछ रहा है कि इस बार पहले की तरह हम देख रहे थे कि कुछ क्या पता इनकम टैक्स में कोई बदलाव हो, कोई स्लैब में परिवर्तन हो, कहा भी जा रहा था, वैसे कुछ माहौल भी बना हुआ था, लेकिन इस बार तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? उन्हें इस बजट को कैसे देखना चाहिए? माइक्रो मैक्रो की बात कह रहे थे, लेकिन फिर भी ये बात तो देखिए, बजट देखने का तरीका ही पिछले 3-4 दशक से यही रहा है कि गृहिणियों के लिए क्या है, किचन में इस बार कुछ राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, टैक्स स्लैब में कुछ राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मुझे सस्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, जूता। इस बार ऐसा कोई बहुत मैंने देखा नहीं होते हुए। जी हाँ। क्यों, क्या हुआ है? कैसे देखें इस बजट को? ऐसा है कि देखिए, हम सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हम सब अपने बारे में सोच रहे हैं। तो बुरा कहाँ है सर ये? नहीं, क्या है कि देखिए, डोक के बोल रहा हूँ, एक ऐसे मुल्क दो तरह से, बस एक लाइन पूरी कर रहा हूँ, फिर आप बोलिएगा। इस एक मुल्क ऐसा जिसमें जब मैं बीमार हो जाऊं
तो इंश्योरेंस को लेकर मैं मुतमईन ना हूं। मुझे पता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो अपनी जेब से लग जाएगा। इंश्योरेंस कितने लोग कराते भी नहीं। अभी सरकार ने पहल की है तो शायद कुछ बढ़ा हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ अलग ही तरह का पंगा है। बिल्कुल, आप उससे जीत नहीं सकते। जी हाँ, जी हाँ। इसी तरह से जब मुझे कहीं बच्चों के साथ, बीवी के साथ, दोस्तों के छुट्टी पे जाना हो तो मुझे पहले से पता है कि ये मेरी जो बचत है उसमें से पैसा निकालूंगा मैं। बिल्कुल। जबकि बहुत सारे मुल्कों में ऐसा नहीं है। वो इस बात की भी चिंता करते हैं कि भाई हमारा एक नागरिक है, नौकरी करता है या बिजनेस करता है, जो भी करता है, उसको ये सब भी जरूरी है। मतलब वो इस लेवल पर जाकर सोचते जी हाँ, हैं। जी हाँ। सड़क पे जाऊंगा तो टोल भी मैं ही भरूंगा, सारे टैक्स भरने के बाद भी। तो ठीक है, ये आलोचनाएं या प्रशंसाएं होती रहे, पर मेरा ये कहना है कि जब सरकार मुझ पर इतनी नजर रखे, जब 5% ही अमीर होते जाएं, और ये किससे छिपा नहीं है, ये तो 50 तरह के आंकड़े हैं, तो क्यों ना मैं सेल्फ सेंट्रिक हूं। मतलब ये आम आदमी क्यों ना ये बात कहे कि भाई मैं क्यों ना सोचूं, मुझे मौका मिले तो मैं क्यों ना पैसा बचाऊं या पैसा कमाऊं, मुल्क छोड़कर कहीं और बस जाऊं। जी हाँ। तो सेल्फ सेंट्रिक वाली जो बात मैं इसलिए आपको टोक के बोल रहा हूं कि सरकार की तरफ से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये लोगों से ही तो देश बनेगा। जब मुझे पैसा बचेगा, मेरा जीवन स्तर बेहतर होगा, तभी तो देश साथ में आगे बढ़ेगा। जी हाँ, जी हाँ। ये मैं पीछे छूट जाऊं और पता नहीं कौन सा देश आगे बढ़ा चला जा रहा है, ठीक बात है। तो मैं क्या करूं? देखिए, ये थिंकिंग क्यों बदली है ना? मतलब हम कलेक्टिव के बारे में सोचने की जगह अब अपने इंडिविजुअल, अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ना। उसके पीछे सरकार की जो नीतियां बदली हैं, जिसमें हमारा फोकस इंडिविजुअल पे हो गया है ना कि कलेक्टिव पे, तो कलेक्टिव कमज़ोर पड़ गया है और इंडिविजुअल आगे आ गया है। तो उसके पीछे मैं मानता हूँ कि बाजारीकरण की नीति है। बाजारीकरण का मतलब है कि डॉलर वोट चलता है। आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो 1,00,000 वोट है। तो मैं मर्सिडीज बेंज खरीद सकता हूँ, आप खाना भी नहीं खरीद सकते। तो बाजार में वो लेजिटिमेट है। पहले ये सोचा जाता था कि नहीं, बराबरी होनी चाहिए। बाजार में बराबरी का सेंस नहीं है उसमें, है ना। तो जब बराबरी का सेंस खत्म हो गया तो फिर इंडिविजुअल के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर सेकेंड है मोर इज़ बेटर, कि अगर आपके पास एक शर्ट है तो दूसरी शर्ट, तो आपका वेलफेयर इंप्रूव हो गया। एक कार है तो दूसरी कार, तो कंज्यूमरिज्म आ गया। कंज्यूमरिज्म में मैं इंडिविजुअली कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना। फिर रैशनल मैन मैक्सिमाइजिंग देयर वेलफेयर, है ना। तो रैशनल मैन इंडिविजुअली मैक्सिमाइज कर रहा है वेलफेयर, है ना। तो ग्रीड आ गया, तो ग्रीड को हाई पेडेस्टल पे रख दिया। ऐसा नहीं कि पहले ग्रीड नहीं था, है ना, लालच तो पहले भी था, पर लालच को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडिविजुअलाइज कर रही हैं। तो ये जो नीतियां हैं जो हमारे देश में 1991 के बाद आई हैं, ये इसके पीछे छुपा है कि अब हम अपने बारे में सोच रहे हैं ना कि समाज के बारे में सोच रहे हैं। और ये और बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि दुनिया भर में यही हो रहा है पिछले 50 साल से, है ना। तो ये भी सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। जब हम कहेंगे कि जैसे कि क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना, बेतहाशा बढ़ रहा है क्रोनी कैपिटलिज्म, तो उसकी वजह से अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के जा रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं पता नहीं मुझे कल एक्वायर कर ले, है ना, वो कि भी देश छोड़ रहे हैं। हाँ? और जिन्हें कुछ नहीं मिल रहा है वो भी जुगाड़ करके वो देश भी छोड़ रहे हैं। हाँ, वो जा रहे हैं अवैध रास्तों से, सब तो देश छोड़ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एज अ नेशन हम वो नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए। तो सबको लगता है कि ठीक है, मैं अपना देखूंगा, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूँ, कनाडा जा सकता हूँ, मैं जाऊँ। हमारे जो हाई टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो कहते हैं मल्टीनेशनल में काम करेंगे तो हमें 50 गुना ज़्यादा मिलेगा यहाँ से, तो मैं क्यों सोचूं देश के बारे में। हालांकि देश ने ही उनको एजुकेशन दी है, देश ने ही उनको डेवलप करने का दिया है, लेकिन अब वो सिर्फ अपने बारे में सोच। यही मैं R&D के बारे में आप जब कह रहे सोच रहा था कि जिनके पास दिमाग है, जो बड़ी बड़ी IITs में पढ़े हैं, जो बाहर जाकर R&D में इन्वॉल्व हैं, वो यहाँ आके काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि यहाँ की प्रायोरिटी नहीं है मुल्क, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट भी नहीं है R&D का, है ना। मैं अगर सोचूं कि मैं तो प्रिंसटन ना सोचे वो, है ना, फिर वो क्यों ना सोचे। तो इसलिए वो हमें सिस्टम में क्रिएट करना है ना कि एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च, कि आपको खुली छूट मिलनी चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मैं प्रिंसटन क्यों गया PhD फिजिक्स में करने, है ना, क्योंकि मुझे लगा कि वहाँ पे जो रिसर्च है वो यहाँ से बहुत बेहतर है और मैं वो रिसर्च करूँगा, है ना। और ये बात मैंने देखी भी प्रिंसटन जाके कि जिस तरह की रिसर्च वहाँ पे हो रही है वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा फिजिक्स का डिपार्टमेंट था वहाँ पे उससे बहुत पीछे था। तो अगर हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिससे कि हमारे अच्छे छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रिसर्च करें, ना कि बाहर जाके रिसर्च करें, तो हम लोग ज़्यादा और रुकेंगे यहाँ पे, है ना। और जब रिसर्च होनी शुरू हो जाएगी अच्छी, तो फिर हमें जो है वो उसका फ्रूट भी मिलेगा, हम उसके बारे में सोचेंगे भी। तो ये एनवायरनमेंट, ओवरऑल एनवायरनमेंट का क्रिएट करने का काम सरकार का है।
ये ओवरऑल एनवायरनमेंट जिसमें कि लोग एक कलेक्टिविटी की बात में सोचें, ना कि इंडिविजुअल की बात में सोचें, है ना। ये सरकार को एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, वो इंडिविजुअल नहीं कर सकता। सर इंडिविजुअल तो यही देखा, सरकार समझाए, है ना। सरकार एक तो सरकार कोई है नहीं, सरकारें समझाएं, एक लंबा प्रोग्राम है ये। समाज के अंदर ये बात उठे कि हम साथ चलने वाले हैं, ये जैसी दुनिया अब तक बनी है पिछले 20-30 साल में, दरअसल एक वैकल्पिक दुनिया भी हो सकती है। हाँ। जिसमें एक आदमी मर्सिडीज खरीदे चलेगा, लेकिन दूसरा खाना भी ना खरीद पाए, ये ना हो। खाना सभी खरीद पाए, एटलीस्ट मर्सिडीज ना खरीद पाए, एक छोटी कार खरीद ले, एक बाइक तो खरीद ही सके। तो ये तो एक दिन का काम है नहीं। और ये जो नैतिकता का प्रश्न है जो आपने कहा कि ये मान भी लिया गया, ये जस्टिफाइड है कि तेरे पे 2 गाड़ी हो सकती हैं अगर तेरे पे पैसा है। उसे शर्म नहीं आ रही है कि वो जिस जगह रह रहा है उसके आसपास लोग स्लम्स में रह रहे हैं। तो वो नैतिक रूप से भी कोई संकट बचा नहीं है, क्योंकि यही नई नैतिकता है कि मेरे पे पैसा है तो मैंने खरीद लिया, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ क्या, और ऐसे चढ़ के बोलते हैं। तो अब यही प्रॉब्लम है कि ये तो सर लंबी लंबी बातें हो गई, जब तक ये होगा, कब होगा पता नहीं, तब तक तो हम यही सब चर्चा करते रहेंगे। नहीं तो पॉलिसी को रिवर्स करना पड़ेगा ना। गांधी ने कहा कि बॉटम अप अप्रोच, अंतिम व्यक्ति की बात है ना। बॉटम अप अप्रोच मतलब गांव से। अब जो हमारी लीडरशिप थी वो लीडरशिप कह रही थी कि नहीं, टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, हमको जल्दी से वेस्टर्न मॉडर्निटी को कॉपी करना है। तो 1947 के बाद हमने नीतियां टॉप डाउन कर दी, है ना कि बॉटम अप। तो आज जो आम आदमी है वो कहता है कि जी मैं कब तक इंतजार करूंगा, है ना। तो अब वो कह रहा है फ्री भी दो, अगर आप मेरे हाथ में ये दे दोगे तो मैं आपको वोट करूंगा। आप बिहार में 10,000 रुपए महिलाओं को दे दिया, तो एक तरह से वाइड स्प्रेड ब्राइबरी, तो वो भी आपसे ट्रांजैक्शनल हो गया है। हाँ, वो पूरा ब्राइबरी दो तो वोट दूंगा। हाँ, ब्राइबरी पूरी, है ना, कि आपको ब्राइब करके आपका वोट ले लिया। तो इससे तो आपका और हश्र होगा ना। फिर कलेक्टिविटी कहाँ से आएगी? फिर तो आप देखेंगे भाई मुझे क्या मिल रहा है ना, बस उस तक ही है। तो टॉप डाउन अप्रोच से हमारे देश में ये सारी प्रथा बदली है। जो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए था, जो अंतिम व्यक्ति की बात, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में मास शुड मैटर, पर अब जो अंतिम व्यक्ति है उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है समाज में, उसको बजट का कुछ आइडिया ही नहीं है कि बजट से उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे लोगों, उनको भी नहीं समझ है। हाँ, अक्सर मैं तो अभी शुरू में ही कहा कि आप लोग का तो ये फील्ड है, लेकिन हम जैसे और हमारे बहुत सारे साथी नहीं समझते बजट। दूसरी बात यह है कि बजट की मोटी मोटी बातें ही समझते हैं, जो मैं भी आपसे कह रहा था कि वो मेरे मतलब की तो ये बात है, भाई ये बता दो इनकम टैक्स में क्या हुआ, या फ्रिज का क्या है, कार का क्या है। आप कह रहे हैं मैक्रो पे देखो, मैक्रो पे देखने की ना फुर्सत है लोगों को, और ना मैक्रो होता रहा होगा तो उन्हें कुछ मिला है। उन्हें नहीं पता है। अभी मैं पूछ रहा हूँ जहाज क्यों नहीं बनते हैं, तो इसका जवाब नहीं पता है लोगों को। आप बता रहे हैं क्योंकि आप जुड़े हैं, एक कमेटी से जुड़े रहे, आगे सब आप फॉलोअप लेते रहे। तो जब आप लोगों को उतना जागरूक बनाते नहीं हो और आप उम्मीद ये करते हो कि वोट देते टाइम में सब कुछ सोचूं कि देश कहाँ जा रहा है, सरकार कहाँ जा रही है, समाज कहाँ जा रहा है, आपने मुझे वो सारा माहौल दिया होता तो आपको मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं। सही बात, मैं सब सोचता। हाँ, सही बात है। तो इसलिए वो भी ट्रांजैक्शनल है, जैसे आप हो कि चुनाव आया इसीलिए मैं लीडरशिप घोषणा कर दूं इस बार कोई आसपास, इसीलिए मैं लीडरशिप को ब्लेम करता हूँ कि उन्होंने जो रास्ता इख्तियार करना चाहिए था नहीं किया। तो विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय को मैं अक्सर कोट करता हूँ। उसने कहा कि जो हमारी लीडरशिप थी नेशनल मूवमेंट की, वो लैंडलॉर्ड क्लास से निकली थी। सच है। और लैंडलॉर्ड क्लास जो था वो गरीब को जो पढ़ाना नहीं चाहता था, है ना। ये जब मैं वोट का अधिकार तक नहीं था। हाँ, वोट का अधिकार भी नहीं था उसका पहले, हाँ, 52 से पहले है। अच्छा, अब जैसे मैं फिजिक्स छोड़ के इकोनॉमिक्स के बीच में मैंने रूरल डेवलपमेंट किया, किशोर भारती गया होशंगाबाद वगैरह में, तो वहाँ का जो पलिया जो लैंडलॉर्ड था वो कहता था इन बच्चों को पढ़ा दोगे तो मेरे गड़िया क्या काम कौन करेगा, है ना। तो हमारे यहाँ आज भी फ्यूडलिज्म कूट कूट के भरा हुआ है ना, जिसमें कलेक्टिविटी का सेंस नहीं है, और जिसमें ये कि हमको जो लोगों को नीचे से ऊपर उठाना है ना। तो अगर ये सेंस नहीं होगा तो फिर कलेक्टिविटी कहाँ से आ जाएगी, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये एक बड़े लेवल की चीज़ है जिसपे हमारे लीडरशिप को, हमारे समाज को, हमारे जो दिग्गज, हमारे जो अमीर लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर देश को अच्छा बनाना है, देश को समृद्ध बनाना है, तो हम सबको ये करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ मोर इज़ बेटर तो सैक्रिफाइस करना बेवकूफ़ी है। अगर मोर इज बेटर, अगर उससे वेलफेयर बनेगा तो सैक्रिफाइस करना तो बेवकूफ। लेकिन देश तो तभी बनता है जब कोई सैक्रिफाइस करता है। जैसे कि INA आर्मी जब आई थी तो वहां पे उखरूल में मैंने देखा, वी हैव सैक्रिफाइस्ड आवर टुडे फॉर द नेशंस टुमारो, है ना। परिवार में जब पेरेंट्स सैक्रिफाइस करेंगे कि आज बच्चों को बढ़ाना है तो बच्चे अच्छे निकलेंगे, है ना। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं हम क्यों करें, हाँ बच्चे अपना करते रहेंगे, तो फिर जब परिवार टूट जाएगा,
है ना। तो इसलिए सैक्रिफाइस करना एक समाज का एक हिस्सा होना चाहिए। मोर इज़ बेटर की फिलॉसफी जितनी जाएगी, कंज्यूमरिज्म जितना जाएगा, तो लोग असली मुद्दे पे नहीं आएंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि मैं और कैसे कार खरीद लूँ, मैं और कैसे टेलीविजन खरीद लूँ। तो ये एक डाइवर्ट कर देता है। और इसलिए आप जो करप्शन के प्रॉब्लम बता रहे थे, जैसे अब बहुत ऐसे मान लिया गया कि यार फिर वही पुरानी बात, भ्रष्टाचार, ऐसा समझ लिया है। वो इतना जड़ों में है कि वो मतलब आपने इधर एक डायग्राम बनना चाहिए कि इधर पानी डाला और नीचे से इधर चला गया। वो पौधा इसलिए सूख रहा है देश का क्योंकि वो पानी इधर से इधर जा रहा है और करप्शन का पौधा फल फूल रहा है। बिल्कुल। तो एक्सपेंडिचर्स डोंट लीड टू आउटकम्स। वो जो पानी आप डाल भी रहे हैं, है ना, वो कहीं और जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो उसमें पौधे में नहीं जा रहा है। तो इसलिए फिर आपकी पॉलिसीज फेल कर जाती हैं। जब पॉलिसीज फेल कर जाती हैं तो जनता का जो आस्था खत्म हो जाती है। जनता कहती है, आप कहते रहते हैं गरीबी खत्म होगी, हुई नहीं 75 साल, अब तो आपकी बात हम नहीं मानते, आज मुझे दो। हैं तो आप कभी कंप्यूटर दे रहे हैं, तो कभी साइकिल दे रहे हैं, तो कभी मिक्सी दे रहे हैं, तो कभी हाथ में पैसा दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, है ना। तो इससे तो फिर डेवलपमेंट और रुक जाएगा। तो ये हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसीलिए दुनिया के लेवल पे हम compete नहीं कर पा रहे। हम चीन से नहीं compete कर पा रहे, हम यूरोप से नहीं compete कर पा रहे, हम अमेरिका से नहीं। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो अगर हमें देश को उन्नत बनाना है तो हमें बुनियादी तौर पे बदलाव करना पड़ेगा। वो बदलाव नहीं दिख रहा। तो हमें क्या करना है दुनिया में? क्या सिर्फ 2-3% को ही उन्नत बनाना है या 98% को भी उन्नत बनाना है? ये सोचना पड़ेगा। और अगर ऊपर से नीचे करेंगे तो अपर बॉडी बनेगी, मसल्स वसल सब बढ़िया है, नीचे कमजोर पाँव ही होंगे आपके। ये आज देखो कल देखो, जब ध्यान में आए तब देखो, सिर्फ तब समझ में आ जाएगा। सिर्फ गाल मोटे होंगे, बाकी तो 98% आपका तो जो कमजोर ही रहेगा। तो ये पॉडकास्ट का अंत है सर। 2-3 सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ। जी हाँ। और मतलब सॉरी, आपको थोड़ा संक्षेप में जवाब देने पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल। यूथ की इतनी बात हुई, हाँ, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, ये वो, आपको किसी हद तक कुछ दिखाई दिया कि यूथ सेंट्रिक भी कुछ चीज़ें हुई हैं इस बजट में? इसमें देखिए, हर बजट में कुछ ना कुछ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो आप ये कह रहे हैं इस बजट में कुछ भी रिवोल्यूशनाइज करने वाला कुछ नहीं? कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपकी बड़ी समझ दिखे कि आप यूथ के लिए बहुत सारे रोजगार पैदा करने वाले हैं, क्योंकि वो रोजगार तो पैदा होंगे लेबर इंटेंसिव सेक्टर में। और आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, मैंने तो बताया कि कृषि में भी आज रोजगार नहीं पैदा हो रहा, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ तो बिल्कुल नहीं हो रहा। और आपका जैसे ट्रेड सेक्टर है जो कि सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है, उसमें ई कॉमर्स इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि वहाँ पे तो ऑटोमेशन है, और जो नेबरहुड स्टोर है वो गिरावट पे है। तो विद द रिजल्ट की जो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो खत्म हो रहा है। उसी तरह आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, FMCG है, प्रेशर कुकर इंडस्ट्री है, लगेज इंडस्ट्री, सब में ये खबर आ रही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गिरावट पे है। तो इसलिए फिर जहाँ पे रोजगार 94% का है वो अगर गिरावट पे होगा, कृषि में गिरावट होगी रोजगार की, तो फिर जो कहाँ से रोजगार आएगा? तो आपकी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। सिर्फ आप 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख बच्चों को नौकरी देके ये समस्या नहीं हिल कर सकते, है ना। आप सिर्फ सरकारी नौकरी और आप 10 लाख क्रिएट कर देंगे, उससे समस्या हल नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके हर साल करीब 25 मिलियन बच्चे, है ना, तैयार होते हैं जो जॉब मार्केट में आने हैं। तो आप अगर 1-2 मिलियन जॉब कर भी देते हैं तो 25 मिलियन की समस्या नहीं हल होने वाली है ना। तो आपको तो बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो आप कहने के लिए दिखा देंगे कि हमने तो इन 10,000 के लिए कुछ कर दिया, हमने तो इन 50,000 के लिए कुछ कर दिया, पर वो हमारी समस्या का हल नहीं है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन देने की घोषणा हुई है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि चलिए एटलीस्ट महिलाएं जो उद्यमी हैं उनके भले में कुछ तो हुआ है। जी हाँ, जी हाँ। वो अच्छी चीज़ें हैं। ये मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, पर वो क्या हमारे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो महिलाओं का बहुत कम हो गया है, उसका हल कर देगा? वो उसका हल नहीं करेगा, है ना। और फिर हमारे जो महिलाएं जिनको हम काउंट करते हैं लेबर फोर्स में, वो घर पे काम करती हैं तो उनको हम जो एम्प्लॉयड मान लेते हैं, जबकि ILO की परिभाषा में है कि अगर आपको जब वेज मिल रही है तब आप एम्प्लॉयड हैं, अगर वेज नहीं मिल रही है, आप फ्री काम कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयड नहीं हैं। तो हम अपना एम्प्लॉयमेंट का फिगर जो इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट फिगर है उससे नहीं करते। और अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, वहाँ पे 70% के करीब है, हमारे यहाँ 50%। तो 20% लोग कम हैं वो महिलाएं हैं, या एजुकेटेड यूथ है जो जिसको काम नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए, तो वो अपना मोबाइल पे लगा हुआ है, वो ड्रिंकिंग एंड ड्रग में फंस रहा है, क्राइम में फंस रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज उसका यूज़ कर रही हैं। तो मतलब गलत दिशा में हम चले जाते हैं। वैसे इस बार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी थोड़ा सोचा जा रहा है।
कंटेंट क्रिएटर्स को लेके भी सोचा जाने हाँ लगा हाँ, नहीं, पर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आपको शिक्षा अच्छी चाहिए ना। बुनियादी तौर पे अगर शिक्षा नहीं अच्छी तो आप नहीं ऐसा होगी कंटेंट बनाओगे कि सबका आईक्यू ही गिराओगे। तो इसलिए चक्कर ये है ना कि बुनियादी तौर पे सोचना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएटर बनाना बहुत अच्छा है, लेकिन सबको वहाँ पे मौका मिले, सबकी पढ़ाई अच्छी हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ जा सकते हैं। और एआई आने के तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी। एआई कंटेंट भी करेगा, कोडिंग भी कर रहा है, कॉल सेंटर्स, बीपीओज को भी ख़त्म कर रहा है। वो जो मतलब आपके शिक्षित जो स्किल जॉब्स हैं, डॉक्टर को के जॉब को इफेक्ट कर रहा है, वो आर्किटेक्ट के जॉब को इफेक्ट कर रहा है, इंजीनियर के जॉब को इफेक्ट कर रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे अभी तक तो जो अनस्किल्ड होता था उसकी प्रॉब्लम होती थी, अब स्किल्ड की प्रॉब्लम मुझे बढ़ने वाली है। और ये बहुत दूर नहीं है, साल 2 साल में, मतलब इलॉन मस्क ने 2024 दिसंबर में कहा कि 1 साल के अंदर एआई वो सारे काम कर लेगा जो कि एक आदमी करता है। तो बिल गेट्स ने कहा नहीं 2-3 साल। तो सवाल ज़्यादा नहीं, 1 साल या 2-3 साल, है ना। ये बड़ी समस्या। और इतना ही समय है हर देश के पास, हाँ, कि वो अपने लोगों को इस चैलेंज को कैसे फेस करना है इसकी ट्रेनिंग दे दे। बिल्कुल। भाई इसके खिलाफ तो अब जा नहीं सकते, वो समय आ चुका है। इसके साथ कैसे चलना है, जैसे कंप्यूटर तो उसके लिए मैं 25 साल से बोल रहा हूँ कि हमें लर्निंग हाउ टू लर्न सिखाना है बच्चों को, कैसे आप सीखें। अभी तो रट्टा मार के करेंगे तो सीख नहीं है, वो आप अपने को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने रट्टा मारा वही तक आप। पर हमारे यहाँ श्रवण परंपरा ही रही है सर शुरू से शिक्षा में। वो एक अलग चीज़ है, पर हमें बदलनी है ना। श्रवण परंपरा में भी समझ जब हो जाती है तो आप वो उसको आगे करते हैं। अगर आप सिर्फ वो रट के वो सीख लेंगे तो हाँ, सही बात है कि जब सुन रहे हैं वो भी समझते तो कि नहीं, कहा क्या जा रहा है। सुन के उसको एब्जॉर्ब करना जरूरी है। जैसे कि घर है, नींव कमजोर है तो पहली मंजिल कमजोर होगी तो दूसरी मंजिल और कमजोर होगी। अगर आपकी बुनियादी समझ नहीं है, आपकी लैंग्वेज स्किल नहीं है, तो आप कैसे समझेंगे। आपको एक पेपर मैं दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, आपको रोज एक पेपर पढ़ना है जो पीएचडी के लिए, आप 1 महीने तक उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे आप जो पीएचडी अच्छी कर लेंगे, है ना। और फिर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारी लैंग्वेज स्किल है, हमारी एब्जॉर्प्शन स्किल है, मैथ स्किल है, ये अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम बनेगा। सही। माइनॉरिटीज़ के लिए इस बजट में क्या है? वैसे 3400 करोड़ का एलोकेशन है, और ये जो बजट एलोकेट हुआ है 3400 करोड़ का, उन जो संशय है उनके खिलाफ गया है, जिसमें सोचा जा रहा था, माना जा रहा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो पैसा एलोकेट अब तक हो रहा था वो क्रमशः कम होता जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मैंने इसको स्टडी नहीं किया है तो मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, लेकिन 3400 करोड़ मेरा मानना है बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि देखिए माइनॉरिटीज़ अगर आप देखें तो कम से कम 14-15% तो हैं ही, है ना। तो 14-15% अगर बजट का अगर आप देखें तो 1.5 लाख करोड़ का है, तो मतलब इसमें 3,500 करोड़ रुपए तो बहुत कम पड़ेगा। पर मैं उसको उस फॉर्म में भी नहीं देखता। पर वहाँ पे क्योंकि गरीबी बहुत है उनमें, है ना, उनमें शिक्षा का अभाव है ना, तो इसलिए स्पेशल एफर्ट करना पड़ेगा हमें उनके लिए, जिससे कि वो भी ऊपर उठ जाए, है ना। वो अगर नीचे रहेंगे तो हम कैसे मतलब आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज़ मैं उनको मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बोलता हूँ, है ना। वो कृषि भी है, उसमें हमारा वर्कर भी है, उसमें हमारे माइनॉरिटीज़ भी हैं, SC ST भी हैं, महिलाएं भी हैं। ये जो सारा ये तबका है, इसके लिए हमें प्रोविजन बढ़ाने पड़ेंगे। और आदिवासी क्षेत्र की बात ही नहीं की है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर इस बजट में काफ़ी बातें हुई हैं, लेकिन हम नहीं बात कर पा रहे हैं क्योंकि वक्त की कमी है। लेकिन हाँ, उसको लेकर भी वैसे कहा जा रहा है कि इस बार तवज्जो दी गई है। पर वही है ना कि SC ST वगैरह सारे जो हैं, ये सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ना, इनकी तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब हम बॉटम अप अप्रोच अपनाएंगे तो सबकी तरफ ध्यान जाएगा। अगर हम टॉप डाउन ही अप्रोच करते रहेंगे तो कुछ 2-4% लोग हैं उनका भला हम ज़्यादा करेंगे और नीचे के उसके लिए रिसोर्सेज नहीं होंगे। जैसे कि हम सिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अर्बन डेवलपमेंट की। अब अर्बन डेवलपमेंट में हम लाखों करोड़ लगा देते हैं तो फिर गांव के लिए पैसा नहीं बचता है। अगर दिल्ली में आप 5 लाख करोड़ रुपए लगा देंगे मेट्रो और ये एयरपोर्ट वगैरह सब में, और अगर आप 5 लाख गांव में 1-1 करोड़ लगा देंगे तो वहां पे खूब काम जनरेट होगा। यहाँ पे मैकेनाइज से इतना जनरेट नहीं होगा, तो जो पलायन हो रहा है गांव से शहर वो भी कम हो जाएगा। आप गांव वाले को गाली दे रहे हो फिर कि तुम सब शहर में भागे चले आ रहे हो, शहर उपनिवेश की तरह हो गए हैं। जी हाँ, अरे वहां से आप कुछ देते नहीं हो। वहां पे ना आपके जो शिक्षा ठीक है, ना स्वास्थ्य का जो प्रबंध है, मजे में थोड़ी आ रहा है। वो जो सड़कें नहीं है, टेलीकॉम नहीं है,
है ना। तो आप वो अगर करते होते तो बॉटम अप अप्रोच होता तो सबका डेवलपमेंट होता। अभी आपने गलत नीति अपना ली कि बड़े बड़े शहरों में, अजय ये बड़े बड़े शहर में कंजेशन हो रहा है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, इतना पानी की समस्या बजट है। में कोई बात नहीं हुई है बाय द वे पोल्यूशन की बात नहीं हुई। जबकि ये भी कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि अभी इतनी बड़ी समस्या हो गई है जी हाँ, कि बजट में डिस्कस हो सकती है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वहां नहीं पहुंची होगी ना। हालांकि कई सांसद मुंह पे मास्क लगा के पिछले दिनों देखे गए जी थे, हाँ, जी हाँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्होंने अपनी बात सही जगह पहुंचाई या नहीं जी हाँ, पहुंचाई। जी हाँ। एसटीटी आखिरी सवाल मेरा, जिसको जी लेकर हाँ। बातें हो रही हैं कि उसमें बदलाव होते ही बाजार तेजी से नीचे आ गिरा। जी हाँ। ये तो वो लोग हैं जो ऊपर हैं, इनकी भी चिंता नहीं की सरकार ने? नहीं, ऐसा है कि एसटीटी क्यों है, क्योंकि आप है क्या सर ये STT? एसटीटी मतलब कि आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, उस ट्रांजैक्शन पे ये एक टैक्स लगता है शेयर मार्केट के अंदर। शेयर मार्केट या जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें, तो उसमें क्या है कि जैसे आपने अगर 10,000 रुपए का आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसमें आपको 2-3-4 रुपए का ही जब प्रॉफिट है ना। तो इसलिए जो ये एसटीटी होता है वो 0.15, 0.1 इस तरह से होता है ना, जिससे कि आपके ऊपर 2 रुपया 3 रुपये का टैक्स है। अगर आप उसको 50% बढ़ा देंगे तो आपका रिटर्न एकदम कम हो गया, और फिर स्पेकुलेशन में जो आपकी प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं प्रॉफिट होगा। तो इसलिए बाजार गिरा कि जो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने का एक जरिया है, और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हमारे शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा चल रही है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो सरकार का ये मंशा थी कि जो ये स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या बात कह रहे हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी हैं, डेरिवेटिव्स भी हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं ना, उन पे अलग अलग टैक्स का रेट होता है, पर वो बहुत ही छोटा टैक्स होता है। सर इससे सेंटिमेंट नहीं खराब होगा? जो लोग मार्केट में, जैसे एक तो बेसिक इन्वेस्टर होता है हमारे जैसा कि सीधी सीधी पैसे लगा देता है, कहीं लगा दिए लमसम, और एक ऐसा होता है जो उससे थोड़ा आगे जाता है, जो अब शिकार बन गया इसका। तो इससे फिर एक सेंटिमेंट तो खराब होता ही होगा, लोगों को लगता होगा अब यहाँ भी नहीं पैसा बन रहा है, यहाँ भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक बात है, जो अमीर लोग हैं ना उनका सेंटिमेंट खराब हो रहा है ना। और वैसे तो ही क्या अच्छी बात है? नहीं, देखिए अनिश्चितता है तो इन्वेस्टमेंट होता है जब आपको पता है कि क्या होने वाला है। जब अनिश्चितता बढ़ जाती है तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कम होने से मार्केट वैसे ही हमारा कमजोर पड़ रहा था। अब इसकी वजह से और है, फिर हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाहर भाग रहा था। वजह क्या है कि अमेरिका में 60 टेक्नोलॉजी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं, और दूसरा हमारा रुपया गिरावट पे है तो डॉलर रिटर्न बहुत कम हो गया, क्योंकि अगर आपका 7-8% था और 7% आपका डॉलर वीकन हो जाता है तो रिटर्न जीरो हो जाएगा। वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो इसलिए एफडीआई भी बाहर, नेट एफडीआई आपका जो नेगेटिव हो गया था, एफआईआई बाहर जा रहा था, तो उससे सारा सेंटिमेंट पे असर पड़ रहा था। तो सरकार ने ये सोचा नहीं कि इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने ये किया कि भाई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कम करने का। पर ये आइडिया कि ऑलरेडी जब इतनी अनिश्चितता है उसमें ये एक और कदम उठाने से और परेशानी बढ़ जाएगी, है ना। 2-3 साल रुक जाना चाहिए था कम से कम, मतलब ये कि अभी हालात नहीं थे। हाँ, वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ और करते, जिससे कि स्टॉक मार्केट जो आपका चलता रहता ठीक से, और ये आपके जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी खासकर ये फाइनेंशियल एसेट्स में है उस पे कहीं आप रोक एक अलग से लगा दें। वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग इसमें जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, घाटा खाए चले जा रहे हैं, फ़ायदा कुछ है नहीं, तो हमने थोड़ा सा लगा दिया। हाँ, नहीं वो भी बात सही है कि बहुत सारे लोगों को तो ये वैसी बात नहीं है कि शराब ज़्यादा लोग पीने लगे तो महंगी कर दो। हाँ, वही बात है। तो ये भी बात सही है आपकी, कोई नहीं रुकता कि कोई नहीं रुकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जब लॉस हो रहा है लोगों को तब भी वो, क्योंकि कहीं उनको दिखता है कि उसने तो इतना कमा लिया तो मैं भी शायद कमा लूँ, है ना। तो एक सट्टाबाजी है, तो सट्टेबाज जो होता है वो लॉस करते करते भी वो करता ही रहता है, मानता नहीं। हाँ, मानता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप आए गुड़गांव के ट्रैफिक को चीरते हुए इस ठंड के मौसम में इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और इतना तो मुझे समझ में आया और आपको भी आया होगा कि बजट समझना इतना भी आसान नहीं है। जो इस तरह से समझा जाता है, जैसा हम कह रहे थे कि मेरी जेब में क्या आया, मेरी जेब से क्या गया, उतना नहीं होता है बजट। बजट उससे कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और जब हमने इस पर बात की तो निकल के आया कि कितनी सारी समस्याओं से घिरे हम लोग, ये समाज, ये देश, ये सरकार। तो एक एक पर भी काम करेंगे तो भी काम होना बहुत सारा बाकी है, और जब तक हम करेंगे तब चैलेंजेस बदल जाते हैं। जी हाँ, बहुत बुरी तरह फंसे हुए हम तो। बिल्कुल। आखिर में बहुत निराश हूँ मैं इस पॉडकास्ट में। नहीं, निराशा नहीं, देखिए जब तक हमारी आशा रहेगी ना हम कुछ बदलाव लाएंगे, है ना। निराश हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और फिर वो वही होगा जो होना है। तो इसलिए आशा की किरण हरदम रहनी चाहिए, आशा से ही काम करना चाहिए, चाहे जितनी भी नेगेटिव चीज़ हो,
है ना, कीचड़ से ही कमल का फूल निकलता है। ये तो है ना। तो इसलिए जितना भी गड़बड़ है, अगर हम सब सोचने लगेंगे, हम सब एक साथ कुछ करने लगेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। अगर हम सब सोच लेंगे कुछ नहीं होगा, जैसे लोग कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर ख़त्म ही नहीं हो सकती, वो तो सन नेवर सेट्स, है ना, तो आधी दुनिया में है, फिर भी लोग निकले, नेशनल मूवमेंट खड़ा हुआ, हमको आज़ादी मिली, है ना। तो उतनी बुरी हालत तो नहीं है ना कि जब हमारे ऊपर इतना वो बड़ा एक शासक कॉलोनियल पावर बैठी है। हम चाहें तो हम जागरूकता ला सकते हैं और जागरूकता से अपने बदलाव कर सकते हैं। और हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे जो अमीर हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो अगर ये जागरूकता अपने में ले आएँ तो वो भी बहुत जल्दी से बदल सकते हैं चीज़ों को। तो आखिर में मैं यही चाहता था कि सर कुछ ऐसी बात कहें कि ये पॉडकास्ट अच्छी बात पर खत्म हो। जी हाँ, उम्मीद रखिए कि इस साल बहुत कुछ अच्छा हो। जो दुनिया में स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं वो हमारे फेवर में हो, और साथ ही ये भी कि जो आप विज़न की कमी कह रहे थे, तो 47 में ये तो हुआ ही था, स्थितियां परिस्थितियां भी बदली थी दुनिया की, और साथ में एक विज़न भी था जो काम कर रहा था। कई सारे विजन्स थे एक्चुअली, ऑब्जेक्टिव एक था। तो इस तरह का कुछ होगा तो इस डिलेमा से, इस प्रॉब्लम से निकलने की कोई सूरत नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका सर, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपके धैर्य का। उम्मीद है चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और इस बातचीत से आपके मन में कुछ बातें उठी होंगी, तो जो उठा हो वो कमेंट में लिखना। आपको सारे कमेंट्स पढ़ते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।